जी अस्सलाम वालेकुम। C56 आज के लेक्चर आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम पहला स्टैंडर्ड अपना डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ थोड़ा सा स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर दूं। कैफ लेवल पे आप ऑडिटिंग के कंसेप्ट स्टडी करते थे, ऐसा ही है, अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी स्टडी करते थे, लेकिन अकाउंटिंग में आपको इंट्रोडक्शन करवाया गया होगा IFRS के साथ। ऐसा ही है, आपने IFRS अकाउंटिंग के देखे हैं, कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं, ठीक है, पढ़ाए जाते हैं अभी वैसे। पहले तो कालमन ओपन बुक होता था तो तब तो लाजमी थे, अभी भी ओपन बुक है कैफ लेवल, अब शायद नहीं। हाँ जी, तो अब शायद IFRS ना पढ़ाए जाते हो, डायरेक्ट टीचर कंसेप्ट शेयर करते हो। बहरहाल IFRS आपने देखे हुए हैं। ओके, IFRS क्या है? IFRS रूल्स हैं कि किस तरीके से अकाउंटिंग की जाएगी, क्योंकि आप लोगों को ये जो CA की क्वालिफिकेशन है, आप लोगों को जो तैयार करवाया जा रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान की मार्केट में काम करने के लिए तैयार नहीं करवाया जा रहा, बल्कि इंटरनेशनली ग्लोबल प्रेजेंस के लिए, कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क में जाके, लगभग किसी भी मुल्क में जाके वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें, इसके लिए तैयार करवाया जा रहा है। तो आपको जो स्टैंडर्ड्स पढ़ाए जाते हैं वो लोकल नहीं, बल्कि लोकल के साथ साथ, सिर्फ लोकल नहीं, लोकल के साथ साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी पढ़ाए जाते हैं। अकाउंटिंग में भी इसी तरह है और ऑडिट में भी इसी तरह है। बड़े प्रोफेशन तो ये है, नो डाउट, और भी प्रोफेशंस हैं, और भी आपके पास रास्ते हैं प्रैक्टिकली फील्ड को चूज़ करने के लिए, लेकिन बड़ी जो फील्ड्स है वो है अकाउंटिंग और ऑडिट। तो अकाउंटिंग में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है, ऑडिट में भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं आपने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करनी है। ऑडिट के स्टैंडर्ड्स क्या बताते हैं आपने? ऑडिट कैसे प्रिपेयर करना है। अच्छा, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स की नंबरिंग होती है। बेसिकली स्टैंडर्ड्स है क्या? स्टैंडर्ड्स होते ये हैं कि आपके जो उस फील्ड से रिलेटेड कुछ बड़े बड़े एरियाज हैं, उनको इंटरनेशनली बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं डील करने के लिए। जैसे इंटरनेशनल इन्वेंट्री है, फिक्स एसेट्स है, इसकी अकाउंटिंग के बेस्ट मेथड्स क्या हैं, उनको समराइज कर दिया गया और बना दिया गया IS 2, IS 16 और दूसरे स्टैंडर्ड्स। इसी तरह इंटरनेशनली, क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है ना, इसमें ग्लोबल लेवल पे कंसिस्टेंसी लाने के लिए, कि ऐसा ना हो कि एक मुल्क के ऑडिटर तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो और दूसरे मुल्क के ऑडिटर जो है वो उस क्वालिटी का काम ना कर रहे हो, तो ग्लोबल लेवल पे सर्विस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इशू किए गए। अब थोड़ा सा फर्क है स्ट्रक्चर में फर्क, ठीक है। फर्क क्या है? एक डिफरेंस तो ये है कि जो काउंटिंग के नंबर चलते हैं वो IS 1, IS 2, IS 7, 8, 10 वगैरह 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 इस तरीके से चलते हैं। IFRS 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 इस तरीके से चलते हैं। जो हमारे ऑडिट के स्टैंडर्ड्स के नंबर होते हैं ना, वो 100 की सीरीज में चलते हैं। जैसे यहाँ पे ये नहीं होगा ISA 1, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का नंबर ISA 1 कोई नहीं है, ISA 1, 2, 8, 10 वगैरह के नाम से कोई नहीं है, बल्कि क्या है ISA 200। 100 पे कोई सवाल है कि 100 की जगह रखी हुई है, 100 पे के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं। 200, 210, 220, 30, ISA 300, 315, ISA 402, ISA 500, 505, 700, 705 वगैरह वगैरह इस तरीके से चलते हैं 100 की सीरीज में। इसमें जो पहला डिजिट होता है, पहला नंबर, ये 2, 3, ये स्टेज ऑफ ऑडिट को शो कर रहा होता है। यानी 200 की सीरीज के स्टैंडर्ड अमूमी तौर पे ये हमारे ऑडिट की अर्ली स्टेज को शो कर रहे हैं, और 700, 800 सीरीज के जो स्टैंडर्ड है वो हमारे ऑडिट की लास्ट स्टेजेस को शो कर रहे हैं। वैसे बता सकते हैं ऑडिट की लास्ट स्टेज कौन सी वाली होती है? कंक्लूजन, रिपोर्ट, शाबाश, ठीक है। तो जो 700, 800 की स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है इनका टॉपिक क्या होगा, एरिया ऑफ डिस्कशन क्या होगा, ऑडिटर की रिपोर्ट किस तरीके। और ये बेसिकली प्रोसीजर, इनिशियल प्लानिंग, ये प्रोसीजरल स्टेज है, ये प्लानिंग स्टेज है, ये इंट्रोडक्टरी स्टेज वगैरह वगैरह। तो पहली चीज तो ये कि हमारे प्रोफेशन को जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं, CFAP लेवल पे आपका पाला, आपका वास्ता उन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने ओरिएंटेशन लेक्चर में बोला था कि आपने स्टैंडर्ड से नहीं पढ़ना, ठीक है। स्टैंडर्ड्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, प्रैक्टिशनर्स के लिए है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स को पढ़ने की जरूरत क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि उसमें कंसेप्ट ठीक नहीं लिखे हुए,
ये ऐसा नहीं है कि वो आपके पास होने में हेल्पफुल नहीं होंगे, नहीं नहीं होंगे, लेकिन उसमें रेलिवेंट मटेरियल भी है और थोड़ा सा इररेलिवेंट, या इररेलिवेंट के बजाय मुझे कहना चाहिए एक्सप्लेनेटरी मटेरियल भी ज़्यादा है। जब आप स्टैंडर्ड्स की तरफ मूव करते हैं तो नो डाउट आपका जो डेप्थ है, कंसेप्ट्स की डेप्थ, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आपका वक्त जो है वो कई गुना ज़्यादा लग जाता है। वही काम जो आप 2 घंटे में कर सकते थे आपको 12-15 घंटे लग जाते हैं। तो जो बेसिकली एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव होता है ना, स्टूडेंट की नीड होती है ना क्या, कि कम वक्त में इस टॉपिक के जो मेन कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे कवर कर ले, वो कंप्रोमाइज हो जाता है। इसीलिए मैं नॉर्मली रिकमेंड करता हूं कि आपको स्टैंडर्ड की तरफ जाने की जरूरत नहीं। हाँ, स्टैंडर्ड के जितने भी कंसेप्ट्स हैं वो समराइज फॉर्म में आपको प्रोवाइड करना वो ज़ाहिर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो ऑफिशियली अगर आप देखेंगे अपना सीफैप का सिलेबस, तो उसमें आईकैप ने स्टैंडर्ड्स की लिस्ट दी हुई है। पहले टॉपिक बताए हुए हैं और फिर बताया हुआ कि ये टॉपिक से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स कौन कौन से हैं। हम भी जब स्टडी करेंगे मैं आपको स्टैंडर्ड का रेफरेंस साथ साथ बताऊंगा, यानी हर रोज हम जो भी टॉपिक पढ़े होंगे मैं आपको बताऊंगा ये स्टैंडर्ड कि कौन से वाला है और उसमें क्या चीजें डिस्कस हुई हैं। आपके सामने उस लेक्चर में जो भी चीजें डिस्कस की जाएंगी वो सारी स्टैंडर्ड वाली ही होगी। सिर्फ मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि स्टैंडर्ड का, ये तो बता दूंगा कि आज का पूरा लेक्चर किस स्टैंडर्ड पे बेस कर रहा है, लेकिन उसमें ये कंसेप्ट किस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है, ये कंसेप्ट किस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है, ये किधर डिस्कस हुआ है, ये चीजें मैं नहीं बताऊंगा, ना ही आपको जरूरत है, ना ही आईकैप ने कभी आज तक पूछा है, ना ही वो उम्मीद है कि पूछेगा, ठीक है। तो स्टैंडर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन चलता रहेगा हमारा, ठीक है। आपके पास, किसी के पास टाइम है स्टैंडर्ड्स को ओपन करके देखना चाहता है देख सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन जरूरत भी नहीं। तो अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा स्टडी रिसोर्सेज होंगे वो क्या होंगे वो सुन लीजिए। 5 चीजें मैंने आपके साथ शेयर करनी है, 5 चीजें, ठीक है। यानी हमारा जो स्टडी रिसोर्सेज होंगे, मेन स्टडी रिसोर्स होंगे जो हमारे, या मेन स्टडी मटेरियल होगा जो हमने यूज करना है, वो होंगी 5 चीजें। एक होगा समझ लीजिए फर्स्ट जिसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम 1, ठीक है, कैफ लेवल की वर्डिंग अगर यूज करें, और दूसरा होगा वॉल्यूम 2 का सेट। वॉल्यूम 1 के सेट में क्या होगा, इसमें होंगे नोट्स आईएसएस के, हर आईएसएस के आपको नोट्स मिलेंगे। आईएसए को पढ़ के उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सामने रखते हुए आईकैप किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी समरी बना के आपके सामने अवेलेबल करना, ताकि 1.5-2 घंटे में इसको पढ़ लें और पूरा स्टैंडर्ड पढ़ लिया, एक बराबर, तकरीबन एक बराबर बात होगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो नोट्स आपको प्रोवाइड करने हैं मैंने। उसके बाद दूसरा, आपको हर स्टैंडर्ड के माइंड मैप, राइट। नोट्स नो डाउट 2 से 2.5 घंटे में, या अगर छोटा स्टैंडर्ड है तो 1 घंटे 1.25 घंटे में, बड़ा स्टैंडर्ड है तो 2-2.5 घंटे में नोट्स आपके हर स्टैंडर्ड को कवर करवा देंगे। इसके बाद आप इस काबिल होंगे कि पास पेपर की प्रैक्टिस कर सके, इससे पहले नहीं। लेकिन याद रखें ये काफ़ी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए। काफ़ी क्यों नहीं है, क्योंकि जब स्टैंडर्ड्स फर्ज कीजिए, फॉर एग्जांपल लगभग समझे कोई 53 के करीब टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, 53 के करीब टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं। यानी रफली अगर देखें रोज का हम एक टॉपिक एक स्टैंडर्ड भी कवर करें तो 53 लेक्चर्स होंगे हमारे, रफली आपको बता 53 टॉपिक। अगर हर टॉपिक सर हम समझे कि 1 घंटे में भी बच्चा रिवाइज कर लेता है, अगर कुछ बड़े भी हालांकि 1 घंटे में, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसे कम से कम 53 आवर्स चाहिए अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए। अब आखिरी दिन में अगर तो आपने फर्ज करें सिर्फ एक ही पेपर देना है तो 3-4-5 दिन होंगे, फिर अब 53 आवर्स का मतलब 2 दिन नहीं है, क्योंकि आप कंसेक्टिवली तो नहीं ना पढ़ सकते, ठीक है। आप एक दिन में कितने 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर आप कंप्रीहेंसिव रिवीजन नोट्स से करते हैं ना तो आपको 4-5 दिन लग जाएंगे रिवीजन करते हुए कंप्लीट, ठीक है। कम भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है आप किस तरीके से रिवीजन करते हैं। अगर सिर्फ हेडिंग्स को सरसरी तौर पे देख के रिवाइज करते हैं तो मे बी 1.5-2 दिन में भी रिवीजन हो जाए कंप्लीट, ठीक है। लेकिन इसको आसान करने के लिए हमने क्या किया है, हमने इन नोट्स के भी जो की पॉइंट्स हैं उनको माइंड मैप की शक्ल में प्रेजेंट किया है। जैसे अगर आप ओरिजिनल ISA 700 देखें तो मे भी आपको पता चले, या कोई भी स्टैंडर्ड अगर आप देखें तो आपको पता चले कि स्टैंडर्ड ऑन एवरेज ओरिजिनल स्टैंडर्ड जो है वो छोटे छोटे फॉन्ट साइज के साथ वो 15, 20, 25 सफ़ों के दरमियान में कवर होता है।
लेकिन हो सकता है हम उसे बड़े फॉन्ट साइज के साथ 5-6 पेजेस में उसको हम सारे कंसेप्ट्स को सम अप कर दें, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन 5-6 पेजेस को की भी समझ लीजिए कि समरी 1 या मैक्सिमम 2 पेजेस पे उसको ड्रा करके आपके सामने शो करवाना है। इसको हम बोलते हैं माइंड मैप। जैसे ये एक आपके सामने है, ठीक है, ये आधा माइंड मैप है। इसी तरह का एक और भी आज का जो स्टैंडर्ड कवर करना है ना, उसके 2 माइंड मैप्स, 2 पेजेस है। इसमें क्या होगा, सारे कंसेप्ट्स आपके सामने एक ही पेज के ऊपर आ जाएंगे। आपको पता चल गया, अच्छा इस स्टैंडर्ड में इसने ये डिस्कस किया, ये डिस्कस किया, यानी पूरे स्टैंडर्ड की समरी एक ही वक्त में आपके सामने मौजूद है। आप कंसेप्ट्स को भी एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हैं, ठीक है। जब बुक देख रहे होते हैं तो उस वक्त आपके सामने एक पेज है तो सिर्फ वहाँ पेज 1 नहीं है, पेज 2 में क्या डिस्कस, 3 में क्या डिस्कस, वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फायदा ये होगा कि आपके सामने लगभग पूरा स्टैंडर्ड की समरी है, 1 या मैक्सिमम 2 पेजेस में हुआ करेगी, जिससे आपकी रिवीजन आसान है। अब वही अगर आपने नोट्स पढ़े हो, अगर नोट्स पढ़े होंगे तो उसके बाद आपने रिवीजन जब करनी है तो फिर नोट्स से नहीं करनी, फिर कहाँ से करनी है, माइंड मैप से करनी है। ये इंशाल्लाह आपका 5 से 10 मिनट में आपके उस टॉपिक को रिवाइज करवा देंगे। तो जब कभी आपने रिवीजन करनी है, खास तौर पे आखिरी दिन में, 1-2 दिनों में, तो आपने कोशिश करनी है रिवीजन कहाँ से करें, माइंड मैप से करें। तो ये पता चल गया आपको क्या है मटेरियल यूज करना है वॉल्यूम 1 में, नोट्स यूज करने हैं, माइंड मैप, और क्या यूज नहीं करना, आपने क्या यूज नहीं करना, आपने ISS को यूज करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? 2। फिर इसके बाद वॉल्यूम 2 की तरफ चलते हैं। और मजीद क्या होगा, हमारा मटेरियल जो हमने इस सेशन में यूज करना है वो होगा एक ISS का प्रैक्टिस सेट। जैसे अगर जिन स्टूडेंट्स ने वो कैफ लेवल पे हमसे पढ़ा है तो उनको अंदाजा होगा कि हम एक वॉल्यूम 2 के नाम से अलग बुक देते हैं, जिसमें पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट्स और मार्किंग प्लान होता है, ठीक है। अगर आप अलग से ये चीजें ICAP की वेबसाइट पे डाउनलोड करने जाएं तो उसमें 2-3 प्रॉब्लम्स होंगी। पहली प्रॉब्लम ये होगी, सारी चीजें आपको इकट्ठी नहीं मिलेंगी, पास्ट पेपर किसी और जगह पे, सॉल्यूशन किसी और जगह पे, कमेंट्स किसी और जगह पे, मार्किंग प्लान किसी और जगह पे। दूसरी चीज, आपको सिर्फ लेटेस्ट चंद एक सालों के मिलेंगे, जो पुराने वाले क्वेश्चंस हैं जो स्टिल रेलिवेंट हो सकते हैं वो नहीं मिलेंगे। तीसरी प्रॉब्लम क्या होगी कि जो पुराने सॉल्यूशन है, ICAP अपने सॉल्यूशन को रिवाइज नहीं करता, इसलिए अगर कोई स्टैंडर्ड रिवाइज हुआ है, फर्ज कीजिए 2024 में, तो 2021 और 22 के जो उस टॉपिक के क्वेश्चंस और सॉल्यूशन है वो सेम पुराने पैटर्न के मुताबिक, रूल के मुताबिक रिवाइज नहीं होंगे, ठीक है। तो जो हम प्रैक्टिस सेट आपको देंगे उसमें 2-3 फायदे क्या होंगे। पहली चीज, इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं, आपको सारी चीजें एक जगह में मिल जाएंगी। दूसरी चीज कि आपको जो सॉल्यूशन है वो अपडेटेड मिलेंगे, ठीक है। तीसरी चीज, सिर्फ ये नहीं कि 2018 से ऑनवर्ड वाले क्वेश्चन मिले, आपको इसमें 2010 के भी मिलेंगे, 2005-6 के भी हो सकता है क्वेश्चन उसमें आपको मिल जाए। तो एक तो मिलेगा आपको प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जिसमें पास्ट पेपर्स वगैरह होंगे। दूसरा, ये आपको हार्ड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर देंगे हम, और सॉफ्ट फॉर्म में भी कोशिश करेंगे कि प्रोवाइड कर दें, ताकि जो स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन के स्टूडेंट्स जो है उसको रीड करना चाहे सॉफ्ट फॉर्म में एनालिसिस करने के लिए, वो भी कर सके। हार्ड फॉर्म में भी होगा, सॉफ्ट फॉर्म में भी होगा, ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म में तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे, हार्ड फॉर्म में डेफिनेटली अगर आप लेना चाहते हैं तो बाय करना होगा। फिर उसके बाद दूसरा, ऑनलाइन में क्या चीज़ अवेलेबल होगी, ऑनलाइन क्विज, हर टॉपिक का क्विज होगा, हर स्टैंडर्ड का। जैसे अगर आज का ISS 700 हमने पढ़ा है तो आज या कल में आपके LMS पे ऑनलाइन क्विज होगा। इस ऑनलाइन क्विज में आपके जो अहम कंसेप्ट्स हैं एग्जाम लेवल के, वो छोटे छोटे क्वेश्चन की शक्ल में टेस्ट किए जाएंगे। क्योंकि देखें, आपने चीजें सीख ली, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बाद फौरी तौर पे आपको ICAP का एक 15 नंबर का 12 नंबर की केस स्टडीज के ऊपर ले जाए तो दरमियान में गैप रह जाता है। तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप लेके जाने के लिए, जिस तरह सीढ़ी होती है ना, एक से दूसरे, दूसरी से तीसरी, स्टेप बाय स्टेप आपको ICAP के लेवल तक जाने के लिए ऑनलाइन क्विज की जरूरत पड़ेगी। यानी जब कभी हम टॉपिक कवर करेंगे तो उसके बाद फौरी तौर पे आपको पास्ट पेपर के एक असाइनमेंट करने को नहीं बोलूंगा, मैं कहूँगा पहले आपने ऑनलाइन क्विज अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने पास्ट पेपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ऑनलाइन क्विज में और प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 में फर्क क्या है भला? फर्क क्या है? फर्क ये है कि यही इसके अंदर जो कंसेप्ट लार्ज लेवल पे टेस्ट हुए, या एक केस स्टडी के अंदर अगर उसने 5 कंसेप्ट टेस्ट किए हैं, हमने उन 5 कंसेप्ट्स को अलग अलग तोड़ दिया है।
एक सवाल के समझ लीजिए 5 मिनी क्वेश्चन बना दिए। यहाँ पे आप उन कंसेप्ट्स को अलग अलग अटेम्प्ट करेंगे, अलग अलग प्रैक्टिस करेंगे। जब छोटे जैसे तस्वीर होती है ना, छोटे छोटे टुकड़े आपने अलग अलग तैयार कर लिए, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके उस तस्वीर को जोड़ना है। इनमें फर्क समझ आ गया। इसकी जो बेसिस होगी वो आई कैप के पास पेपर ही होगी। फर्क सिर्फ यह है कि ये उस स्टाइल में नहीं होगा, ये होगा एमसीक्यूज की शक्ल में, ये होगा ट्रू फॉल्स की शक्ल में, ये होगा थोड़ी बहुत टाइपिंग करनी है, भाई छोटा सा सवाल का जवाब दे दो 4-5 अल्फाज के अंदर, इस सवाल ये इस शक्ल में होगा। ठीक है भाई, आपके पेपर एमसीक्यूज तो नहीं आने, ट्रू फॉल्स तो नहीं आने, फिल इन द ब्लैंक्स तो नहीं आने, ठीक है, राइटिंग वाले आएंगे थोड़े बहुत, लेकिन वो चूंकि क्विकली असेसमेंट हो जाती है और वो टू दी पॉइंट कंसेप्ट को टच कर रहे होते हैं, इसलिए हम इनको इंक्लूड करेंगे, या ऑनलाइन क्विज। फिर इसके बाद अच्छा, ऑनलाइन क्विज के जरिए से आपने कंसेप्ट को पहले छोटा छोटा पास पेपर के कंसेप्ट को सीख लिया, फिर आपने लार्ज लेवल पे उसको अप्लाई करना सीख लिया। अब क्या करना है, अब क्या चीज रह गई, अब ये चीज रह गई कि भाई ये तो आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब क्या अनसीन क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने के काबिल है कि नहीं। तो आपका होगा टेस्ट सेशन भी, टेस्ट, और ये टेस्ट सेशन कोई एंड पे नहीं होगा, ये साथ साथ चलेगा। टेस्ट सेशन में क्या होगा, हर स्टैंडर्ड का आपको, या अगर छोटा स्टैंडर्ड है तो हो सकता है हम 2 स्टैंडर्ड्स को मिला दें, आपका टेस्ट होगा हर वीक कम से कम 2 टेस्ट तो आपके इंशाल्लाह जरूर होंगे। ठीक है, इन टेस्ट में एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जो कि आपने देखे नहीं होंगे, आपके लिए अनसीन होंगे। ठीक है, स्टाइल उसी तरह का होगा, कंसेप्ट्स डिफरेंट होंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड के अंदर स्टैंडर्ड के 3 कंसेप्ट टेस्ट किए, 2 कंसेप्ट अभी तक टेस्ट नहीं किए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे भला, टेस्ट सेशन में उसी स्टाइल को सामने रखते हुए जो ऑलरेडी 3 कंसेप्ट आई कैप ने टेस्ट किए हैं, उन कंसेप्ट पे भी एक क्वेश्चन बना के रखेंगे, और फिर जो 2 कंसेप्ट टेस्ट नहीं किए उन पे भी क्वेश्चन जो है वो बना के आपसे टेस्ट करवाएंगे। ठीक है, ये टेस्ट यानी जो आई कैप टेस्ट कर रहा है वो भी, और जो अभी तक टेस्ट नहीं किया वो भी। ठीक है, 3 तरह की क्वेश्चन की कैटेगरी होती है, 2 बता दिया, तीसरी मैं अभी नहीं बता रहा आपको, फिर कभी बताऊंगा। तो टेस्ट सेशन में ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे। क्लियर, ये आपका टोटल मटेरियल होगा जो कि इस सेशन में आपने कवर करना है। क्लियर जी, पहला चेक पॉइंट आज के लेक्चर का मुझे बताइए, समझ आ गया आपको कि आप इस सेशन में क्या क्या मटेरियल यूज करेंगे और किस तरीके से यूज करेंगे। डन। और इसमें जो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता वो क्या है कि जो आई कैप की वेबसाइट पे पेपर है, आई कैप की वेबसाइट पे पेपर्स वगैरह आपको यूज करने की, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे हमारे पास पड़े हैं, अगर आप लेना चाहें तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज करते हैं तो फिर इसको करने की जरूरत, इसमें मैंने आपको बता दिया दोनों प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं। डन जी, कोई क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आज हम जो स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं, देखिए अगर तरतीब के लिहाज से चले ना, तरतीब तो पहले 200 सीरीज की बारी आती है, फिर 300 सीरीज की, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700। ठीक है, अच्छा कैफ लेवल को आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। कैफ लेवल में ऑडिट है बेसिक कंसेप्ट का, सीफैब लेवल पे ऑडिट है एडवांस लेवल का। कैफ में बेसिक लेवल का है, एडवांस लेवल, लेकिन कैफ लेवल पे पढ़ाना मुश्किल है, ज्यादा मुश्किल है। क्यों भला? क्योंकि बेस नहीं बनी होती। स्टूडेंट को ऑडिट की अलिफ बे भी नहीं पता, एबीसी भी नहीं पता, वो बेसिक्स बनाने होते हैं। ठीक है, वो रिपोर्ट क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, ये समझाते समझाते महीना गुजर जाता है, फिर जाके समझ आना शुरू होती है, अच्छा इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था, इसका ये मतलब था। ठीक है, लेकिन सीफैब लेवल पे आप लगभग सारे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं ऑडिट के वो आप सीख चुके हैं, और अगर कोई नए कंसेप्ट्स हैं भी जो कि हैं, जो नए उनको सीखने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। तो कैफ लेवल में ना हमें बड़े ध्यान से प्लान करना होता है। अच्छा अब ये सिखा दिया है, अब इसके बाद ये कंसेप्ट सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते, इस तीसरे कंसेप्ट को सीखने के लिए कौन कौन से प्रीवियस कंसेप्ट सीखा होना जरूरी है। ठीक है, ये चीजें प्लान करनी होती है कैफ में। सीफैब लेवल पे ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सीफैब लेवल पे आपको अगर मैं आज से फर्ज कीजिए रिस्क असेसमेंट का टॉपिक उठाना शुरू कर दूं, आप कहेंगे सर हमें पता है रिस्क असेसमेंट क्या है। अगर मैं आज प्रोसीजर की बात करना शुरू कर दूं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आप कहेंगे सर सब्सटेंटिव प्रोसीजर हमें पता है क्या है। ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड की बात करूं, आपको पता है, कंट्रोल्स की बात करें, आपको पता है, ठीक है, रिपोर्ट की बात करें, आपको पता है। तो इसीलिए यहां पे हम थोड़ा सा
पैटर्न चेंज करने लगे। कैफ लेवल पे क्या होता है, हम जो लॉजिकल अरेंजमेंट होती है ऑडिट की उससे चलने की कोशिश करते हैं। और दूसरी कोशिश हम टीचर्स की ये होती है कि जो बेसिक और आसान कंसेप्ट्स है वो पहले करवाएं और जैसे जैसे कंसेप्ट्स बिल्ड होते जाएं फिर डिफिकल्ट कंसेप्ट्स को ऐड करते जाएं। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हम उस लॉजिकल अरेंजमेंट या प्रैक्टिकल सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम उनसे स्टार्ट करेंगे। तो इंपॉर्टेंस को सामने रखते हुए मैंने डिसाइड किया, अब ये टीचर की जजमेंट है, मैंने डिसाइड किया कि जो ऑडिट रिपोर्ट वाला टॉपिक है वो चूंकि हमेशा टेस्ट होता है, ठीक है, और एक नहीं वो मल्टीपल क्वेश्चंस में टेस्ट होता है, इसलिए हम रिपोर्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे कैफ लेवल पे आपको पता है जो बेसिक कंसेप्ट्स के बाद ना 1-2-3 चैप्टर्स के बाद लगभग हमारी कोशिश होती है फिर ऑडिट रिपोर्ट सिखाएं। रीजन ये होती है कि ये वो कंसेप्ट्स हैं जो लगभग हर स्टैंडर्ड में यूज होता है। 500 में एविडेंस नहीं मिला तो क्या करना है, 505 में, 501 में, 570 वगैरह वगैरह। तो हम किस सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, 700, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रिजम्पशन क्या होगी ये सुन लीजिए। उस प्रिजम्पशन मेरी ये होगी कि आप लोगों ने जो कंसेप्ट्स मैं पढ़ाने जा रहा हूं, कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होंगे जो आपने कैफ लेवल पे पढ़े हुए हैं, कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो कैफ लेवल पे नहीं पढ़े हुए। जो कैफ लेवल पे नहीं पढ़े हुए उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो मैंने जीरो से स्टार्ट करने हैं। जो आपने कैफ लेवल पे सब्जेक्ट टॉपिक्स पढ़े हुए हैं ना, मेरी प्रिजम्पशन ये होगी कि आपने वो टॉपिक पढ़े हुए हैं लेकिन भूल गए हैं, तो मैंने उनको रिफ्रेश जरूर करवाना है। ऐसा नहीं होगा कि कोई कंसेप्ट डिस्कस किए बगैर मैं आगे चला जाऊं, ठीक है। जैसे आज जो चैप्टर्स आप फील करेंगे, आज का जो लेक्चर है इसमें लगभग 60 to 65% पोर्शन ऐसा है जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लेकिन स्टिल मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन याद रखिएगा वो मैं थोड़ा सा उसमें स्पीड मेरी तेज होगी, क्योंकि सीफैप लेवल है ना, इसमें आपको पता है कि सिलेबस ज़्यादा है, नंबर ऑफ लेक्चर्स अमूमी तौर पे कम होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर 2 घंटे का लेक्चर है, 1.5 से 2 घंटे के दरमियान का लेक्चर, तो 60 के करीब लेक्चर्स होंगे हमारे, ठीक है। तो हालांकि कैफ लेवल पे वैसे 1.25 घंटे का होता है, लेकिन उसमें कोई 100 के करीब लेक्चर्स होते हैं। तो अगर आप देखें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन निकालें तो लगभग मेरा ख्याल सेम ही होंगे, लेकिन मटीरियल यहाँ पे ज़्यादा, टॉपिक यहाँ पे ज़्यादा, स्टैंडर्ड की तादाद ज़्यादा है, प्रैक्टिस ज़्यादा है। तो फिर टाइम मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब मुझे टाइम भी मैनेज करना है और मुझे आपके उन कंसेप्ट्स को रिफ्रेश भी करवाना है। तो मैं रिफ्रेशिंग वाले कंसेप्ट्स यानी कैफ लेवल के कंसेप्ट्स रिवाइज करवाऊंगा, लेकिन क्विकली करवाऊंगा, और ज़्यादा टाइम किसके ऊपर लगाऊंगा, जो आपके नए टॉपिक, नया कंसेप्ट होगा। देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर आपका कोई डिफरेंट ओपिनियन है तो आप शेयर कर दें, अलाइनमेंट हो सकती है, एडजस्टमेंट हो सकती है लेक्चर की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये प्रिजम्पशन ठीक है, ओके। वैसे कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम है ना चलते हुए लेक्चर कि सर ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो बता दीजिएगा, ठीक। इसके अलावा जब पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी आपने ख़ास तौर पे मुझे ये बताना है कि क्या पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन के साथ आप कंफर्टेबल हैं, और आपको जो होम असाइनमेंट दी जा रही है, टेस्ट दिए जा रहे हैं, क्विज़, क्या वो आपसे अटैम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। ये साथ साथ ही आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि कई स्टूडेंट ये करते हैं, खासतौर पे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अटैम्प्ट देनी है फॉर एग्जांपल साल के बाद, तो वो क्या कहते हैं, सर इस अटैम्प्ट में हम सिर्फ लेक्चर लेंगे, ये एक हैबिट है, यहाँ समझ लीजिए अप्रोच है, इस अटैम्प्ट में सिर्फ लेक्चर लेंगे, जो प्रैक्टिस है बस जितनी आपने क्लास में करवा दी उतनी ठीक है, बाकी की प्रैक्टिस हमने जिस अटैम्प्ट में पेपर देना है उस अटैम्प्ट में करेंगे। याद रखें ये अप्रोच गलत है, ठीक है। आपने क्या करना है, साथ साथ ही इसको तैयार करते रहना है, क्योंकि ये आपका अपना ही इसमें फ़ायदा है। फ्रेश कंसेप्ट होंगे ना, वही केस स्टडी, वही कंसेप्ट, उसको अटैम्प्ट करने में आपको ज़्यादा टाइम दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब आप खुद से बगैर क्या कहना चाहिए उसको उस्ताद की छतर छाया के खुद से क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना, तब ज़्यादा मुश्किल आएगी। तब अगर कोई प्रॉब्लम आई आप पूछ भी नहीं सकेंगे प्रोबेबली शायद उस्ताद। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपकी अटैम्प्ट जब मर्जी हो, तैयारी ऐसे करनी है जैसे यही अटैम्प्ट आप देने जा रहे हैं। डन जी। चलिए आइए अब चलते हैं, जो स्टैंडर्ड मैंने सेलेक्ट किया है वो है ISA 700। 700 की सीरीज रिलेट करती है रिपोर्ट से। जैसे 700 की सीरीज है ना, जैसे होता है ना होटल के डिफरेंट रूम्स होते हैं, रूम नंबर 303 का मतलब क्या है
कि सर थर्ड फ्लोर पे रूम नंबर 3। उसी तरह हमारे जो ऑडिट के नंबर्स होते हैं स्टैंडर्ड्स के, वो भी मैंने जैसे पहले बताया, जो पहला डिजिट है 2, 3, 4, ये स्टेज ऑफ ऑडिट को शो कर रहा होता है, और दूसरा वो सर्टन किसी ना किसी टॉपिक को। जैसे जो हमारी 700 की सीरीज है, यानी समझ लीजिए हम अपने ऑडिट के आखिरी फ्लोर पे हैं, आखिरी नहीं वैसे सेकंड लास्ट फ्लोर है, आखिरी फ्लोर है 800 की सीरीज। 700 की जो सीरीज है इसमें स्टैंडर्ड है 700, 70, यूं ही लिख लीजिए, क्योंकि याद रखिए एक आदत आपने डालनी है। जैसे कैफ लेवल में आपको आदत होती थी ना, आप कहते थे सर चैप्टर नंबर 2 में ये लिखा हुआ है, हाँ सर चैप्टर नंबर 5 में ये लिखा हुआ है, ऐसे बोलते थे। अमूमी तौर पे चैप्टर का नाम नहीं बोलते थे, जैसे ये नहीं सर ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में ये लिखा है, ये नहीं बोलते। इसको क्या कहते हैं, सर चैप्टर 4 में ये लिखा है, सर चैप्टर 2 में ये लिखा है, सर चैप्टर 13 में ये लिखा है, ऐसे बोलते हैं। उसी तरीके से अब आपने स्टैंडर्ड्स को याद करना है, ठीक है। फर्क सिर्फ यह कि अब आप ये नहीं बोलेंगे सर वो चैप्टर 4 में ये लिखा है, चैप्टर 2 में लिखा है, ऐसे नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे, सर ISA 700 में ये लिखा है, ISA 705 में ये लिखा है, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, क्योंकि जो कुछ हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड में से ही होगा, और ये जो आप याद करेंगे ना, ये इंशाल्लाह सारी जिंदगी काम देंगे, क्योंकि जो बुक है ना वो उस्ताद की लिखी होती है, उसकी मर्जी, चाहे जिस मर्जी टॉपिक को जिस मर्जी चैप्टर में फिट कर दे, चाहे चैप्टर आगे पीछे कर दे, कोई रोक टोक नहीं है उस्ताद पे। लेकिन जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, ये याद रखे, ये डे टू डे बेसिस पे, बल्कि ईयरली बेसिस पे भी चेंज नहीं होते। साल हर साल बाद कोई इक्का दुक्का चेंज होगा दोस्तों, चेंज होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती है, लेकिन जो मेन थीम है स्टैंडर्ड का वो सेम रहता है। तो जो स्टैंडर्ड है ये अब आपने क्या करना है, आज समझ लीजिए पहली अहम चीज जो आपने ये सीखी वो क्या, कि हमने स्टैंडर्ड्स के नंबर के साथ स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को याद करना है। तो जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, 700 की सीरीज है, 701 700 है, 701 है, 705 है, 706 है, 710 है, 720 है, हर एक का अपना एक एक टॉपिक है, लेकिन ये सारे के सारे रिपोर्ट के अंदर ही घूमते हैं। 700 आपको ओवरऑल फॉर्मेट बताता है, रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। 701 रिपोर्ट में एक जो एलिमेंट है की ऑडिट मैटर, बाकी सारे किसी सर्टेन एलिमेंट को इंडिकेट कर रहे हैं। की ऑडिट मैटर कैसे आएगा, इसको डील करता है। 705 बताता है मॉडिफाइड ओपिनियन के बारे में, कि आपने क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर, एडवर्स ओपिनियन देना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। 706 आपका एमसीओ मैटर अदर मैटर से रिलेटेड है। 710 जो है ये आपका कंपैरेटिव से रिलेट करता है। 720 अदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ से रिलेट करता है, ठीक है। ये आपने कोशिश करनी है कि इनको याद कर लें, ठीक है। तो आज हम कौन सा स्टैंडर्ड कवर करने जा रहे हैं, 700, जो क्या बताएगा जनरली एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है। और आज आप रिलैक्स हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट्स आपने सब्सटेंशियली पहले कवर, बल्कि 700 की सीरीज में काफ़ी हद तक चीज़ें आपने पहले 701 भी पढ़ा है, 5 भी पढ़ा है, 6 भी पढ़ा है, 10 नहीं पढ़ा, 20 नहीं पढ़ा, ठीक है। बाकी इन स्टैंडर्ड के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हैं जो नहीं पढ़े, लेकिन याद रखें इनके जो केस स्टडीज़ है ना, उनका लेवल डिफरेंट है, वो कैफ लेवल का नहीं है, स्टैंडर्ड सेम लेकिन टेस्टिंग डिफरेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। 700 का जो स्टैंडर्ड है इसका पूरा नाम क्या है, फॉर्मिंग ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब आपने ऑडिट करना है तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ओपिनियन कैसे लिखना है, और रिपोर्ट में बाकी रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, ये कैसे लिखना है, ठीक है। मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, क्या पूरी दुनिया में हर ऑडिटर की अपनी मर्जी होनी चाहिए कि उसका फॉर्मेट जो मर्जी रिपोर्ट का फॉर्मेट रखे? स्टैंडर्डाइज का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जिस यूज़र्स ने ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट पढ़ना है उसे बड़ी आसानी से पता चल जाएगा। एक तो स्ट्रक्चर क्लियर है, उसे पता है कौन सी चीज़ किधर मौजूद है, और फिर अल्फाज का इस्तेमाल और किस लफ्ज़ का क्या मतलब है ये पता चल जाए। वरना तो याद रखें, कंट्री टू कंट्री तो दूर की बात है, फैमिली टू फैमिली भी आपने देखा होगा, कुछ फैमिली में कुछ अल्फाज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं और उनका मतलब कुछ और लिया जाता है। दूसरी फैमिली में हो सकता है कुछ दूसरे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ, उनका मतलब कुछ और लिया जाए। कल्चर टू कल्चर वेरी करता है, ठीक है।
तो उन अल्फाज का इस्तेमाल की मीनिंग या कंटेक्स्ट बदल जाता है। तो लेकिन ये इंश्योर करने के लिए कि इंटरनेशनली एक मुल्क में जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट में, उनका मतलब एग्जैक्टली वही हो जो कि दूसरी कंट्री में है, इसके लिए ज़रूरत थी कि कोई एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट हो। इसके लिए ISA 700 ईजाद हुआ, जो हमें बताता है कि आप दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, अगर आप ISAs के मुताबिक ऑडिट कर रहे हैं, किसके मुताबिक? ISAs के मुताबिक ऑडिट कर रहे हैं, तो फिर आपके रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, सेक्शन क्या होंगे, और हर सेक्शन के अंदर अल्फाज क्या होंगे, क्या लिखना है। बहुत कम मार्जिन है कि आप इसमें चेंज कर सके, कुछ जगह पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने क्वालिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना है तो बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं कुछ, लेकिन बहुत लिमिटेड ऑप्शन हमारे पास हैं इस रिपोर्ट को, इसके स्ट्रक्चर को, या इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल होंगे उनको चेंज करने के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शन। ये स्टैंडर्डाइज्ड है। तो ये हमें क्या सिखाएगा, ज़रा एलिमेंट्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। इसमें 5 लर्निंग ऑब्जेक्टिव हैं। जब आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड भी देखेंगे ना, आपको उसमें भी ये 5 पार्ट नजर आएंगे। स्टैंडर्ड 5 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले में वो आपको बताता है इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक कंसेप्ट। ये इंट्रोडक्शन होगा ISA 700 का, क्या है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, इसने क्या डिस्कस करना है, वगैरह वगैरह। इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव या डेफिनेशन इसमें डिस्कस होंगे। कि याद रखिएगा, इसमें हर चीज जो उसने डिस्कस किया मैंने आपके सामने नहीं रखी। जो सिर्फ काम की चीजें हैं, टू द पॉइंट, काम की चीजें, सीधी बात, वो रखी है, जैसे मैंने पहले भी बताया। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 में बताया जाएगा कि आपने जब ओपिनियन डिसाइड करना है, क्योंकि रिपोर्ट के अंदर वैसे तो एलिमेंट बहुत से होते हैं, लेकिन सबसे अहम एलिमेंट कौन सा आता है? ओपिनियन वाला। ओपिनियन डिसाइड करते हुए किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। फिर देखेंगे हम फॉर्म ऑफ ओपिनियन क्या है, यानी यहां पे बताएगा भैया ओपिनियन देने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है, और यहां पे क्या बताएगा, ओपिनियन देना कैसे है। ठीक है। फिर इसके बाद आपको बताया जाएगा एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 है, वो चूंकि बड़ा है उसका अलग से माइंड में प्रिपेयर किया है। उसमें आप ये सीखेंगे कि कंप्लीट ऑडिट रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या है ये डिस्कस करना है हमने। और लास्ट में एक रियल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड में भी मौजूद है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान की कोई रियल ऑडिट रिपोर्ट है उसको एक दफा रीड कर लें। रीड करने से क्या होगा, ये सारी चीजें जो आपने पढ़ी हैं वो आप एक ऑडिट रिपोर्ट पढ़ लें, उसमें सिमट जाएंगी, सारे कंसेप्ट उधर आ जाएंगे। ठीक है। तो अब जरा बोर्ड की तरफ देखे बगैर मुझे बताइए, ISA 700 बहुत सी चीजें डिस्कस करता है। अगर कोई आपसे पूछे सबसे अहम चीज क्या है, तो आप क्या बताएंगे? कि ओपिनियन किस तरीके से लिखना है, और फॉर्म ऑफ ओपिनियन आ गया, और रिपोर्ट का फॉर्मेट, रिपोर्ट के एलिमेंट्स, रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या होंगे। आइए जरा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले वो कहता है भैया ISA 700 किस चीज को कवर करता है, स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड क्या है। स्कोप ऑफ स्टैंडर्ड भैया ये ऑडिट रिपोर्ट को, ये आपको बताएगा ऑडिट की रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। फॉन्ट साइज छोटा तो नहीं है, मेरा ख्याल है छोटा है, इसको जरा अभी ऐसे बड़ा कर लेते हैं। तो ISA 700 क्या बताएगा कि ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, और कौन सी वाली ऑडिट रिपोर्ट, जनरल पर्पस कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये जरा आप बोलिए 700 का स्कोप क्या है, ऑडिट रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करनी है, कौन सी ऑडिट रिपोर्ट, जनरल पर्पस और कंप्लीट सेट। ठीक है। अब ये जनरल पर्पस क्या है, कंप्लीट सेट क्या है, ये मैं एक्सप्लेन कर दूं, लेकिन ज़हन में रखिएगा ये दोनों चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ यूज होनी है। यानी जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है, ऑडिट रिपोर्ट नहीं। कंप्लीट सेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का होता है, ऑडिट रिपोर्ट का नहीं। ये दोनों टर्म्स किस कंटेक्स्ट में यूज होनी है, जनरल पर्पस कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरल पर्पस क्या है, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या तो होंगी जनरल पर्पस या होंगी स्पेशल। ये बहुत अहम कंसेप्ट है। जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो हैं जो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए बनाई जाए, जिनमें कोई स्पेसिफिक यूजर हमारे सामने नहीं है। वो किसके लिए है, वो वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए, वो है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे IFRS। और स्पेशल पर्पस कौन सी हैं, जो कि स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनाई जाए।
ठीक है। फॉर एग्जांपल टैक्स वालों के लिए टैक्स बेसिस फ्रेमवर्क, या कोई रेगुलेटरी बॉडी के लिए, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कमर्शियल बैंक्स को फॉर्मेट दिया, भैया मेरे को जब तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेचनी है तो मैंने तो मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन करना है, मुझे आईएफआरएस को गोली मारो, मुझे मेरे फॉर्मेट के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दो। तो ये दो कंसेप्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किन दो बेसिस पे बन सकती हैं? जनरल पर्पस के लिए, जनरल पर्पस किसके लिए बनती है? और स्पेशल पर्पस। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई पिक्चर ले रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कॉलेज में है, कॉलेज की तरफ से कोई इनाम मिला है आपको, तो भाई स्टेज पे जाएंगे, पिक्चर कोई खींचेगा, तो वो पिक्चर किसके लिए है? वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए। जनरल वो सोशल मीडिया पे भी अपलोड होगी, वो भाई खुद से थोड़े खुशी के साथ, फख्र के साथ अपने पेज पे भी अपलोड करेंगे। उसके असूल कुछ और है। वो पिक्चर जो आपने सारी दुनिया के लिए, जनरल पब्लिक के लिए बनवाए, उसके असूल कुछ और है। और अगर कोई फैमिली पिक्चर हो, ठीक है, फैमिली, उसके असूल कुछ और है। भाई फैमिली पिक्चर सबके लिए तो नहीं होगी, वो तो सिर्फ फैमिली के लिए होगी। तो उसी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाई जाती हैं तो सबसे पहले यह फैसला किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके लिए बनाई जाए, वाइड रेंज ऑफ यूजर्स के लिए या के स्पेसिफिक यूजर के लिए। वाइड रेंज ऑफ यूजर के लिए बनाएंगे तो असूल कुछ और होंगे, स्पेसिफिक यूजर के लिए बनाएंगे तो असूल कुछ और होंगे। भाई ये बात समझ आई? अगर समझ आई तो छोटे से सवाल का जवाब दीजिए। हमने बैंक लोन लेना है, बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके लाओ। मोस्ट प्रोबेबली ये जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी या स्पेशल पर्पस? स्पेशल पर्पस। शाबाश, बिल्कुल ठीक। बैंक कहेगा मेरे को प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, कैश से लेना देना, मुझे कैश बेसिस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल में बना के दो। तो बैंक की अपनी स्पेसिफिक नीड्स है ना। तो ये बात समझ आए? तो इसका मतलब है कि अब मुझे बताइए 700 कौन से वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कवर करता है? दोनों का के जनरल का? जनरल का ना, जनरल का। तो अगला सवाल, क्या हम स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट नहीं करते? करते हैं। भाई वो किन असूलों के मुताबिक करते हैं? फिर वो अलग है, वो ISA 800 की सीरीज है, ISA 800 की सीरीज है, ठीक है। तो 700 की सीरीज किसके लिए है? इसके स्कोप में है जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है तो ISA 700 के मुताबिक होगा। इनका ऑडिट करना है तो किस स्टैंडर्ड के मुताबिक? 800 के मुताबिक। ये टर्म्स थोड़ी आपको अजीब लगेगी 700, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ना 4-5 लेक्चर्स के बाद आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। इसके बाद आगे एक और लफ्ज भी है, कंप्लीट सेट। इससे क्या मुराद है? आपने शायद पढ़ा होगा IAS 1 में, गालबन IAS 1 अभी है या खत्म हो गया? IAS 1 है, उसमें कंप्लीट सेट ऑफ रिप्लेस, उसमें कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं? बैलेंस शीट, स्टेटमेंट इक्विटी, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, नोट्स, ठीक है। हाँ, और कंपनी लॉ कहता है कंपैरेटिव भी इसका हिस्सा है। हम हमारा वो IFRS भी कहते हैं कंपैरेटिव भी हिस्सा है, ISA कहता है कंपैरेटिव हिस्सा नहीं है। ये बहुत अहम डिफरेंस है। कंपैरेटिव का मतलब क्या? पिछले साल की इंफॉर्मेशन। भाई इस साल के 2026 के साथ 25 की फिगर्स आ रही होती है ना, हम ऑडिटर क्या कहते हैं? वो कंपैरेटिव हिस्सा नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्यों हम उसको ऑडिट नहीं करते? बोलेंगे वाला डिबेट करेंगे बाद में, जब कौन से वाले स्टैंडर्ड पे जाएंगे। ये कंपैरेटिव की डिबेट कौन से वाले स्टैंडर्ड में करेंगे हम? नंबर बताएं, अभी बताएं। 710 में, शाबाश, 710 कंपैरेटिव में, ठीक है जी। अच्छा, कंप्लीट सेट के ऊपर हम, जनरल पर्पस तो समझ आ गया, कंप्लीट सेट का मतलब क्या है? क्या हमने सारी स्टेटमेंट्स कंप्लीट सेट यानी पांचों का पांचों को वेरीफाई करना है या किसी एक को? अजीब बात। क्या कोई ऐसा क्लाइंट भी होगा जो हमसे आके कहे भैया सारी स्टेटमेंट नहीं, सिर्फ एक को वेरीफाई करो? यस होगा। वो कब होगा, कैसे होगा, वो बाद में देखेंगे। होगा। क्लाइंट आके हमें कहेगा भैया मेरे को सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट ऑडिट कर दो, मेरे को बस बैलेंस शीट ऑडिट कर दो, मेरे को प्रॉफिट लॉस ऑडिट कर दो बस। बल्कि इससे भी मजे की बात बताऊं, कुछ क्लाइंट ऐसे कहेंगे सर इनकम स्टेटमेंट को भी छोड़ें, मेरे को सिर्फ सेल्स को ऑडिट कर दें, क्योंकि इसकी बेस पे मैंने एक पार्टी को रॉयल्टी देनी है। वो पार्टी कह रही है सेल्स को थोड़ा अलग से डिटेल में वेरीफाई करवा के लाओ। तो अमूमी तौर पे हम
सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, पांचों की पांचों, लेकिन कुछ खास केसेस में हो सकता है कि हम कंप्लीट सेट नहीं, सिंगल सेट या सिंगल एलिमेंट को वेरीफाई करें। फिर बोले किसको वेरीफाई करें? सिंगल सेट, सिंगल एलिमेंट को वेरीफाई करें, ये भी है। तो बताएं कि 700 कौन सा ऑडिट करना सिखाएगा आपको? कंप्लीट जनरल तो सिखाएगा, जनरल के साथ कौन सी वाली? कंप्लीट सेट के सिंगल सेट? अगर सिंगल सेट होगा वो किधर होगी? स्पेशल में, यानी 800 की सीरीज में। डन? तो फिर एक छोटे से सवाल का जवाब दे दिए, इससे पता चलेगा कंसेप्ट समझ आया कि स्कोप बहुत अहम है। ये इसलिए आपको पता एग्जाम के क्वेश्चन में काम आएगा, ठीक है, केस स्टडी। मुझे बताइए, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन है जनरल पर्पस, लेकिन फर्ज करें है सिंगल सेट, कंप्लीट सेट नहीं है, कौन 700 अप्लाई होगा कि 800? 800। 700 कब अप्लाई होगा भला? जब जनरल पर्पस भी हो, कंप्लीट सेट भी हो। अगर जनरल पर्पस नहीं, स्पेशल पर्पस है, या कंप्लीट सेट नहीं, सिंगल सेट, तो कौन से स्टैंडर्ड अप्लाई होंगे? 800। ये फर्क इसलिए आपको बताया, अभी इसको नोट कर लीजिए दोनों अल्फाज को, क्योंकि एग्जाम में केस स्टडी का फैसला इस बात पे होता है कि भैया आपने 700 के मुताबिक आंसर करना है कि 800 के मुताबिक। लिखा दोनों में होता है ऑडिट, तो स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट समझ लेता है 700 की सीरीज, सारा ऑडिट 700 की सीरीज नहीं। अगर जनरल पर्पस कंप्लीट सेट है तो 700, वरना अगर स्पेशल पर्पस है या सिंगल एलिमेंट है तो 800। भाई ये दो अल्फाज समझ आए हैं आपको? कंबाइन होने चाहिए तो 7। इन दोनों का मतलब समझ आया? जनरल पर्पस का मतलब क्या है और कंप्लीट सेट का मतलब क्या? आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क किसे बोलते हैं? फ्रेमवर्क का मतलब वो रूल जिसके मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी। जैसे फ्रेमवर्क की एग्जांपल आपको दी, एक IFRS है और एक टैक्स। फ्रेमवर्क की हम क्लासिफिकेशन दो तरह से करते हैं, एक जनरल पर्पस के स्पेशल पर्पस, ये है फ्रेमवर्क या फाइनेंशियल, और दूसरा फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क को क्लासिफाई करते हैं दो तरह से। किस तरह से? एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क या कंप्लायंस फ्रेमवर्क, और दूसरा जनरल पर्पस या, हाँ वो एक ही बात है। जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो जनरल पर्पस फाइनेंशियल, यानी आपको दोनों अल्फाज मिलेंगे स्टैंडर्ड के, जनरल पर्पस फ्रेमवर्क का लफ्ज भी मिलेगा और जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड भी मिलेगा। ज्यादातर फाइनेंशियल। फेयर प्रेजेंटेशन क्या है? फेयर प्रेजेंटेशन क्या है? देखिए, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मैं इन भाईजान से पूछूं कि भाई ऐसा है कि क्या आपने टॉपिक सारा पढ़ लिया है, जो मैंने आपको कल स्टैंडर्ड पढ़ाया था सारा पढ़ लिया है? अब इन भाईजान ने कहा जी सर पढ़ लिया, तो उन्होंने उतना ही जवाब दिया जितना मैंने पूछा। लेकिन अगर ये थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट ऐड करे, सर पढ़ तो लिया है लेकिन याद नहीं हो रहा, पढ़ तो लिया है या, तो इन्होंने सवाल का जवाब भी दिया लेकिन साथ में कोई चीज ऐड भी कर। अब कुछ उस्ताद ऐसे होते हैं वो थोड़ा सख्त होते हैं, वो कहते भाई जो पूछा है ना उसी का जवाब दो, अपनी तरफ से बातें ऐड ना करते रहो। सीनियर भी कुछ फॉर्म में ऐसे होते हैं, भाई जो कहा है ना वही करो। आप कहते हैं मैं थोड़ा सा काम ज्यादा कर लूँ या काम ऐसे नहीं ऐसे कर लूँ। हमारे एक सीनियर थे, वो कभी उन्हें कहे ना कि भैया, वो कहते थे काम ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना है, तो हम जरा सिस्टम में घुसते थे तो पता चलता था दूसरा तरीका भी है काम करने का, दूसरे तरीके से कर लें। उनका एक आंसर था, मतलब बड़ा पैट उनका सेंटेंस कहता था, अगर तो चाहते हो पार्टनर को रिव्यू मैं करवाऊं तो जैसा मैंने बोला है वैसा ही काम करो, अगर अपनी मर्जी से काम करना है तो फिर खुद रिव्यू करवा लेना। तो पार्टनर का ऐसा इमेज बनाया होता था कि वो बंदा कहता है ठीक है सर, जैसे आप कहते हैं वैसे ही कर लेते हैं। तो उसी तरीके से दो तरह के रूल्स है फ्रेमवर्क। दो, एक वो फ्रेमवर्क है जो ये कहता है भैया जो हमने कह दिया वैसा ही करने का, ना कम ना ज्यादा, कोई कमी नहीं करनी कोई बेशी नहीं करनी, ना एडिशनल डिस्क्लोजर देना है
ना एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट से डिपार्चर करना है। फ्रेमवर्क ने कह दिया जैसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है वैसी ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ, इसको बोलते हैं कंप्लायंस फ्रेमवर्क। जैसे यही एग्जांपल अगर हम ले तो बताएं इन दोनों में से कौन सा फ्रेमवर्क कंप्लायंस फ्रेमवर्क है? ये स्पेशल वाला कंप्लायंस। शाबाश, बिल्कुल ठीक है। और फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क कौन सा आता है? जो कहता है मेरी रिक्वायरमेंट्स को पूरा तो करो, लेकिन अगर आपको लगे कि कोई एडिशनल डिस्क्लोजर देने से या एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट को डिपार्चर करने से फेयर प्रेजेंटेशन अचीव हो सकता है तो कर लो। यानी ये कमी बेशी की इजाजत देता है, ये कमी बेशी की इजाजत। फिर से ये दोनों फ्रेमवर्क हैं, फेयर प्रेजेंटेशन भी फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस भी फ्रेमवर्क है, यानी दोनों रूल्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। फर्क क्या है? ये रूल्स कहते हैं जो कह दिया वैसा ही करो, कोई एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर या डिपार्चर अलाउड नहीं। ये क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर अलाउड, लेकिन ये समझे किस पर्पस के लिए कह रहे हैं? फेयर प्रेजेंटेशन को अचीव करने के लिए, प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए नहीं। कुछ लोग ना इस रिक्वायरमेंट का मिस यूज करते हैं, वो एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर या एक डिपार्चर करते हैं किस लिए? ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस्ट व्यू अचीव हो जाए, बेस्ट व्यू अचीव हो जाए। वो कहता है नहीं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भैया मेरे कंपनी के खिलाफ जितने भी केसेस खिलाफ चल रहे हैं ना वो सारे डिपार्चर कर दो, निकाल दो, और जितने भी हमने दूसरों के खिलाफ जिनमें हमें कुछ पैसे कंटिजेंट एसेट आ सकता है उस सब को डिस्क्लोज कर दो। तो बताइए क्या फेयर प्रेजेंटेशन अगर है तो मैं ये काम कर सकता हूं? नहीं। हालांकि स्टैंडर्ड ने इजाजत दी है, उसने एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर की भी इजाजत दी है, डिपार्चर की भी, लेकिन नहीं कर। क्यों? क्योंकि पर्पस क्या? उसने कहा इस पर फेयर प्रेजेंटेशन अचीव करने के लिए कर सकते हैं और किसी पर्पस के लिए नहीं कर सकते। डन? तो ये बात समझ आई आपको? पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्लियर हुआ? इसमें बड़ा अहम कंसेप्ट था, खास तौर पे ये जनरल पर्पस कंप्लीट सेट है, ये अल्फाज आप याद कर लें, ये इस पूरे लर्निंग ऑब्जेक्टिव की जान है। आखिरी बात बता दूं, अगर आप कंप्लायंस फ्रेमवर्क के मुताबिक ऑडिट कर रहे हो ना, यानी क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लायंस फ्रेमवर्क में बनाई है, आप ऑडिट कर रहे हो, आप अपने ओपिनियन में, ओपिनियन के अल्फाज बदल जाते हैं, आप अपने ओपिनियन में लिखते हो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद, फॉर एग्जांपल कंपनीज ऑर्डिनेंस 2000, कंपनीज एक्ट 2017, ये लिखते हो, या यूं लिखते हो दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस फ्रेमवर्क, इतना लिखते हो बस कंप्लायंस में। फेयर प्रेजेंटेशन में आप फ्रेमवर्क का नाम भी लिखते हो, साथ में ट्रू एंड फेयर व्यू भी लिखते हो। यानी फेयर प्रेजेंटेशन में क्या होगा? दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद IFRS एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। यानी कंप्लायंस इसमें भी है, कंप्लायंस इसमें भी है, लेकिन इसमें कंप्लायंस के साथ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रू एंड फेयर व्यू। डन? सिर्फ इतना फर्क है, ये सिर्फ कंप्लायंस के बाद चुप कर जाएगी, ये यहां पे ओपिनियन के अल्फाज कंप्लायंस के बाद क्या होंगे? एंड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू या प्रेजेंटेड फेयरली, ये अल्फाज, ये दोनों इक्वल टर्म्स हैं। क्लियर जी? भाई लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 समझ आ गया? यहां पे लेते हैं पॉज, मगरिब की नमाज, ठीक है? उसके बाद इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, चाय की भी ब्रेक और नमाज की भी, ठीक है? पास कीजिएगा जी। लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है? 2 चीज़ें आपको बताइए। नंबर 1 हमने देखना है क्या सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन हो गया, और नंबर 2 हमने ये देखना होता है कि क्या कोई मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं इस ऑडिट में, ऐसे है ना? अब इसने सिर्फ इतना, इस 700 ने सिर्फ इतना डिस्कस किया है कि ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी 2 चीज़ें हो, एक एविडेंस हो और दूसरा मिस स्टेटमेंट ना हो। अगर हमें सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता या मटेरियल मिस स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होती है, दोनों सूरतों में क्या करना है, ये गाइडेंस 700 में नहीं है, ये गाइडेंस किस में है? 705 में। वो आपको बताता है कि अगर मिस स्टेटमेंट हो, इफेक्ट मटेरियल क्वालिफाइड ओपिनियन, मिस स्टेटमेंट है, इफेक्ट परवेसिव है, एडवर्स ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन है, इफेक्ट मटेरियल है, क्वालिफाइड ओपिनियन, स्कोप लिमिटेशन, इफेक्ट परवेसिव है, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, ये सारे जो टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन ये कहाँ डिस्कस हुए हैं? 705 में। आइए से 700 में सिर्फ एक ओपिनियन डिस्कस हुआ है, कौन सा? अगर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, कोई मिस स्टेटमेंट नहीं है, अनमोडिफाइड ओपिनियन होगा, ठीक है? तो ये आपको ये बताता है
कि ओपिनियन एक्सप्रेस करने से पहले कौन सी 2 चीजें देखनी है, एविडेंस मिल गया हो और मटेरियल मिसस्टेटमेंट ना हो। यानी मटेरियल मिसस्टेटमेंट असेस करना है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, ये मतलब है इसका। अगर है तो फिर ये 705 में चला जाएगा। मल्टीपल फ्रेमवर्क कंप्लायंस, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट। दुनिया में बहुत से फ्रेमवर्क होते हैं। कैफ लेवल पे आपने ये स्टडी किया होगा कि मैनेजमेंट ने एक फ्रेमवर्क चूज करना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए, ऐसा ही है। लेकिन प्रैक्टिकली मल्टीपल फ्रेमवर्क का केस भी हो सकता है, पॉसिबल है। अब इसके बारे में स्टैंडर्ड क्या गाइडेंस देता है, कहता है बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक बनेगी, जैसे IFRS के मुताबिक भी और कोई नेशनल फ्रेमवर्क जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप उसके मुताबिक भी, या कोई सा और नेशनल फ्रेमवर्क। पहली चीज, क्या ऐसा मुमकिन है, जैसे वो आपने इंग्लिश की कहावत सुनी होगी ना कि नो मैन कैन सर्व 2 मास्टर्स, तो उसी तरह अमूमी तौर पे कहीं ना कहीं तो इख्तलाफ आ ही जाता है। तो 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना ये बहुत ही मुश्किल है। ये हो सकता है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेट बनाए IFRS के मुताबिक और एक सेट बनाए गैप नेशनल फ्रेमवर्क के मुताबिक, एक इंटरनेशनल के मुताबिक, एक नेशनल, अलग अलग बने ये हो सकता है 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाए। एग्जांपल समझ रहे हैं, एक सेट बने IFRS के मुताबिक, एक बने नेशनल के मुताबिक। लेकिन ये बहुत रेयर है कि एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो और वो दोनों फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हुई हो, रेयर है। लेकिन अगर ऐसा है, स्टैंडर्ड कहता है रेयर केस में सही पॉसिबल है। आपने ये इंश्योर करना है उस वक्त एज ऑडिटर हमने क्या, कि दोनों फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा रहा हो, किसी फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट कंप्रोमाइज ना हो और रिक्वायरमेंट पूरी की पूरी हो। स्टैंडर्ड्स में एक एग्जांपल देता है, आपने बताना है कि क्या इसमें दोनों फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है कि नहीं। एक फ्रेमवर्क है IFRS, एक है टैक्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी IFRS के मुताबिक, लेकिन नोट्स ऑफ अकाउंट्स में एक रिकंसिलिएशन बनाई कि IFRS का प्रॉफिट ये है, अगर ये एडलेस कर दिया जाए तो टैक्स बेसिस के मुताबिक प्रॉफिट ये बन जाएगा। रिकंसिलिएशन दे दी है, ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS को कंप्लाई कर रही है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क के साथ रिकंसिलिएशन बना दी। क्या दोनों फ्रेमवर्क कंप्लाई हो रहे हैं? स्टैंडर्ड कहता है नहीं हो रहे, क्योंकि आपने दूसरे फ्रेमवर्क की सिर्फ रिकंसिलिएशन बनाई है, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसको अप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो पहला केस 2 फ्रेमवर्क में समझ, मल्टीपल फ्रेमवर्क में समझ आ गया कि अगर 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 फ्रेमवर्क के मुताबिक हो, सिंगल सेट, फिर बता रहा हूं 2 सेट बने हो, 2 सेट ऑफ फाइनेंशियल में, वो अलग केस है। वो पॉसिबल है कि हमने 2025 की एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट IFRS के मुताबिक बनाई, 2025 की एक सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गैप के मुताबिक बनाई, वो अलग है। लेकिन एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोनों को रिक्वायरमेंट को पूरा करे, ये वो केस है, रेयर। इसमें हमने इंश्योर करना है कि दोनों को फुली कंप्लाई किया जाए, सिर्फ रिकंसिलिएशन बना देना काफी नहीं है। ठीक है, पहला कंसेप्ट ये। दूसरा कंसेप्ट ये, क्या हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के मुताबिक बनाई, लेकिन उसमें बाकी IFRS को तो फॉलो किया, हमने IFRS 15 को फॉलो नहीं किया। क्या हम ये लिख सकते हैं कि these financial statements are in substantial compliance with IFRS? In substantial compliance with, क्या ये लिख सकते हैं? स्टैंडर्ड कहता है नहीं, जब कोई IFRS अप्लाई करना है तो पूरे का पूरा अप्लाई करना है, आधा अधूरा फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं करना। ठीक है, या टेक्निकल एग्जांपल दे रहा हूं, शायद आप समझ पाए। स्टैंडर्ड ने नहीं, स्टैंडर्ड से बात की, आगे मैं एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, IFRS 15 अप्लाई, या यूं कह लें इजी एग्जांपल रखते हैं, IAS 16 अप्लाई नहीं किया। IAS 16 कहता है जब आपने रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना है तो सारे एसेट्स की रिवैल्यूएशन करनी है। मैंने कुछ एसेट्स की रिवैल्यूएशन करवाई, कुछ की नहीं करवाई, और नोट्स में क्या लिख दिया कि these financial statements have been prepared in accordance with IFRS except for IAS 16। ये मेरा एक एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क है क्या? नहीं। अब स्टैंडर्ड कहता है ये एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क नहीं है। हम क्या समझेंगे कि आपने कोई IFRS को कंप्लाई नहीं किया, क्योंकि सीधा असूल है
कि जब आपने अपनी रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखना है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट आईएफआरएस के मुताबिक बनी है, तो हर आईएफआरएस को पूरा करना है। जब आपने ऑडिट करते हुए ये लिखना है कि हमने ऑडिट आईएसए के मुताबिक किया है, तो फिर आईएसए की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनेगी, आईएफआरएस के साथ कंप्लायंस शो करवानी है तो फिर हाय आईएफआरएस को पूरा करो, अपनी मर्जी का नहीं। अगर ऑडिट रिपोर्ट में लिखना है कि हमने ऑडिट आईएसएस के मुताबिक किया, तो फिर हर आईएसए की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, अपनी मर्जी नहीं चलानी। ये बात समझ रहे हैं, पार्शियल कंप्लायंस नॉट अलाउड। ठीक है। तीसरा, कंप्लायंस विद अदर फ्रेमवर्क इन नोट्स, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सुने क्या है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आईएफआरएस के मुताबिक बनाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में these financial statements have been prepared in accordance with IFRS। नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट्स में हमने सिर्फ टैक्स के बारे में इतना लिख दिया कि अगर टैक्स के मुताबिक प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो ये होगा। समझ रहे हैं? इसमें और पहली वाली एग्जांपल में फर्क क्या है? पहली वाली एग्जांपल में था कि हमने लिखा था कि हमने आईएफआरएस और टैक्स बेसिस दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लाई किया है, उसमें दोनों की कंप्लायंस थी। जो अभी मैंने एग्जांपल दी है ना, इसमें कंप्लायंस एक की है आईएफआरएस की, टैक्स यूं ही मैंने एडिशनल डिस्क्लोजर के तौर पे ऐड कर दिया है। एडिशनल डिस्क्लोजर के तौर पे समझ लीजिए, हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा बना दिया। इसकी इजाजत है, ये कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली बताना पड़ेगा कि ये इस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। ठीक है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे अहम है इसमें, वो ये वाला पॉइंट समझे। बाकी सिर्फ कंसेप्ट देखने पिक होता है तो ठीक है, किसी हद तक एक दो जगह पे ये सवाल होगा, ये नहीं होगा, ये एंड में होता है जी। लास्ट वन में हाँ यूजर मिसलीड हो सकता है, इसीलिए उसने कहा है कि आपने जो दूसरा फ्रेमवर्क का लिमिटेड डिस्क्लोजर देना है ना, उसको क्लियरली डिस्टिंग्विश करना है मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। ठीक है। आप पहले दो को क्लियर हो गया, इतना काफी है। आगे चलते हैं। ये असल में ना अगर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 5 में भी आ जाएगा, उसमें मैं भी एक्सप्लेन कर दूं। ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी है, लेकिन दूसरे फ्रेमवर्क का एडिशनल डिस्क्लोजर दे दिया। ये केस है, इसको ये केस समझे। डन। तीनों में फर्क समझ आ गया। ये कौन सा केस है? एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो फ्रेमवर्क, ये रेयर है, अगर करना है तो दोनों को पूरा करना पड़ेगा। ये क्या है कि फ्रेमवर्क एक ही है, उसको भी आपने क्या कर दिया, लिमिटेड कंप्लायंस। कहता है नहीं, जो फ्रेमवर्क अप्लाई होगा वो पूरे का पूरा अप्लाई होगा। और इसमें क्या कह रहा है, फ्रेमवर्क एक पूरे का पूरा है और दूसरा एडिशनल। अब चलते हैं नेक्स्ट, ओपिनियन। ये ओपिनियन आपको पता है, ओपिनियन की कितनी फॉर्म होती हैं? 4 होती हैं। जो बड़ी कैटेगरी है 2, अनमोडिफाइड और मॉडिफाइड, ऐसा ही है। अनमोडिफाइड ओपिनियन कब देते हैं? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक बनी हो, फ्रेमवर्क के मुताबिक बनी हो, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाउ यू स्कोप लिमिटेशन, इनसफिशिएंट एविडेंस का मतलब स्कोप लिमिटेशन है, तो फिर कौन सा ओपिनियन होगा? मॉडिफाइड। ये ओपिनियन बनाना किधर सिखाएगा आपको, किस स्टैंडर्ड में? 700 में। और ये मॉडिफाइड ओपिनियन ड्राफ्ट करना किस स्टैंडर्ड में सिखाएगा? 705 में। डन। ये खत्म, इसमें कुछ नहीं और। आगे चलते हैं। हाँ, ये समझिए, इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये वाला जो था, ये वाला के इसकी सप्लीमेंट, ये आपके लिए नया कंसेप्ट है और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, और इसने आगे चल के यूज भी होना है 720 के साथ। मेन कंसेप्ट क्या है सुने, इसमें थोड़ा सा जरा डिबेट हम ज्यादा करेंगे, नया कंसेप्ट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बाज़ औक़ात हम किसी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं। बाज़ औक़ात फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन भी ऐड अप होती है। ठीक है। जैसे आपको अगर 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 मैं दिखाऊं,
ये ले, ये एक है फौजी कंपनी है, FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी लिमिटेड, इसके 608 सफ़े हैं, 608। लेकिन अगर आप देखें ना तो इसमें जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आपको कहाँ मिलेंगी, यहां पे तो नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगी आगे चल के कहीं, कहाँ से शुरू होंगी, ये भी एनालिसिस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एनालिसिस है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस वगैरह वगैरह। आ जाओ भाई, किधर गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, निकल तो नहीं गई कहीं पीछे, ये हाँ, ये तो रिव्यू रिपोर्ट इसके आगे होगी, ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट आगे, ये ऑडिट रिपोर्ट है, ये पेज है 306, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्रीहेंसिव इनकम, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, चेंज इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल, कंप्लीट सेट आ गया। अब अगर आप देखें ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगभग शुरू होती हैं कोई पेज नंबर 300 के करीब से, और ये चलेंगी गालबन कोई 50 सफ़ों के करीब, 50, 60, 70, कोई लगभग इतना, ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, ये आगे कंसोलिडेशन 385, यानी 70-80। सवाल मेरा सिंपल है जिसके लिए आपको ये दिखाई फाइनेंशियल, ये एनुअल रिपोर्ट है जो कि शेयर होल्डर के साथ शेयर की जाती है, कंपनी शेयर करती है हर साल एनुअल रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को। सवाल मेरा बिल्कुल सिंपल, क्या इस एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कुछ दूसरी चीजें भी हैं, जैसे क्या चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट और कोई भी डायरेक्टर्स रिपोर्ट, और उसके अलावा बहुत सी यहाँ एनालिसिस है पिछले कई सालों का, जैसे आपने देखा वो 6-7 सालों का एनालिसिस उसने बताया, किधर एनालिसिस, या रेशियो एनालिसिस था, रेशियो एनालिसिस में भी इंफॉर्मेशन, ये 6 ईयर एनालिसिस, ये यहां पे भी देखें अगर आप तो फाइनेंशियल यूज हो रही हैं, ये फाइनेंशियल यूज हो रहे हैं, सही है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लेकिन ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, ये एनालिसिस है। सवाल मेरा एक है, क्या पॉसिबल है कि एक चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी लिखी हो और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर किसी और जगह भी लिखी हो और दूसरी जगह पे वो गलत हो? ये भाईजान शरीफ है, ये भाईजान शरारती है, ये किसी और मोहल्ले में रहते हैं, ये किसी और मोहल्ले में रहते हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई मिलना जुलना नहीं है, वो जितनी भी शरारतें करेंगे इनके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे घूमते फिरते, ये शरारतें करेगा तो इन भाई का भी जहन में आएगा ना, शायद ये भी इस जैसा ही होगा, उसके साथ घूमता फिरता है, जहन में आएगा यही। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप सिर्फ अकेली इशू करें तो जो दूसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, अदर इंफॉर्मेशन बोलते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन हो एनुअल रिपोर्ट में उसे क्या कहते हैं, अदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा एनुअल रिपोर्ट में जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे क्या बोलेंगे, अदर। अगर तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अदर इंफॉर्मेशन अलग अलग है ना, अदर इंफॉर्मेशन में तबाही फिर जाए, हमें कोई मसला नहीं है एज ऑडिटर, लेकिन अगर दोनों इकट्ठी करके इशू की जाए जैसा कि हर साल हर कंपनी एनुअल रिपोर्ट में करती है, तो सिंपल क्वेश्चन लॉजिकल बताना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, हमने एक एक चीज वेरीफाई की है, अदर इंफॉर्मेशन में गलती है, क्या अगर गलत वाली इंफॉर्मेशन के साथ हमारी सही वाली इंफॉर्मेशन जाएगी तो हमारी सही वाली इंफॉर्मेशन की रिलायबिलिटी पे भी डाउट क्रिएट होगा कि नहीं? तो मुझे सिंपल बताइए, ऐसे 720 का मगज निकाल के आपके सामने रख रहा हूं, मुझे सिंपल एक बात बताइए,
क्या हमें सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही वेरीफाई करना चाहिए कि अदर इंफॉर्मेशन को भी सरसरी तौर पे पढ़ लेना चाहिए कि उसमें गड़बड़ तो नहीं है? अगर है तो वो ठीक करवा दे। क्यों? क्योंकि हालांकि हमारी असल जिम्मेदारी नहीं है अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना, हमारी जिम्मेदारी, लेकिन अगर उसमें गलती हुई तो शेयर होल्डर सोच सकता है भाई ये वाले सफे पे गलती है तो इस वाले सफे पे भी हो सकती है। तो इसका मतलब हुआ कि एनुअल रिपोर्ट जो है, एनुअल रिपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट जिसमें स्टैंडर्ड थोड़ा सा वर्ड यूज करता है जेनेरिक, कहता है हर वो डॉक्यूमेंट जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हैं और कुछ दूसरी चीजें भी हैं, वो ये फ्रेज यूज करता है। हम इसकी बजाय क्या लफ्ज यूज करेंगे? एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होगी और ऑडिट रिपोर्ट भी होगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट के अलावा जो भी चीजें होंगी उसको हम क्या बोलते हैं? अदर इंफॉर्मेशन। ये क्या हो सकती है? चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, डायरेक्टर रिव्यू रिपोर्ट, एनालिसिस पिछले कई सालों का, और भी लंबी चौड़ी सा 500 से ज्यादा सफे तो इसी के, 100 सफा इसका होगा, 500 सफा इसका होगा। अदर, क्या हमें इसको भी रीड करना चाहिए कि नहीं? करना चाहिए। ये है अदर इंफॉर्मेशन कंसेप्ट, समझ आ गया? अब इसको क्या वेरीफाई नहीं करना हमने, ना ना, आप समझ रहे हैं हम इसको वेरीफाई करेंगे? नहीं 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 नहीं, वेरीफाई तो हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को करना है। ये तो सिर्फ पढ़ के देख लिया कि अगर मोटी मोटी कोई गलती नजर आई तो बता देंगे। अब सुने, एनुअल रिपोर्ट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी है, अदर इंफॉर्मेशन भी है। डन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी है, अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, कोई गलती नजर आए तो वो बता देते हैं। भाई दोनों चीजों में फर्क है, एक है वेरीफाई करना, एक एक चीज को चेक करना, दूसरा क्या है? चेक नहीं करना। सर से कोई गलती नजर आए तो ठीक है, वरना नहीं। तो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझे। एनुअल रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी होगी, अदर इंफॉर्मेशन भी होगी। हमने किस चीज को वेरीफाई करना है? अदर इंफॉर्मेशन पे ओपिनियन नहीं देना। ये असूल ध्यान में रखिएगा, बड़ा मोटा असूल ये है। अब अगर कंसेप्ट जिसमें ये निमट जाएगा, अब ये कंसेप्ट सुनिए, ये अब कंसेप्ट क्या है? सवाल ये है, आईएफआरएस ने कहा भैया, या फ्रेमवर्क ने कहा 50 चीजें डिस्क्लोज करनी है, 50 कर दी। मैनेजमेंट का दिल किया एक अपनी तरफ से भी डिस्क्लोज कर दें, क्या कर सकती है कि नहीं? बिल्कुल ठीक, फेयर प्रेजेंटेशन करने के लिए तो फिर कर सकते हैं, वरना नहीं। ओके, कर दिया। सवाल यह है कि हमें उसको वेरीफाई करना है कि नहीं करना, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को। ये परफेक्ट आंसर। अगर वो इंफॉर्मेशन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है फिर वेरीफाई करना है, अगर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है तो वेरीफाई नहीं करना। अब अगला सवाल, ये कैसे पता चलेगा कि ये एडिशनल इंफॉर्मेशन जो फ्रेमवर्क रिक्वायर नहीं करता लेकिन मैनेजमेंट ने इंक्लूड किया है, ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है या नहीं है? ये कैसे पता चलेगा? स्टैंडर्ड कहता है 3 निशानियां। बेसिक रूल, अगर तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ही मिक्स कर दिया गया है, इधर नोट नंबर 30 या फिर नोट नंबर 31 एडिशनल वाला आ गया, फिर नोट नंबर 32 रिक्वायर्ड वाला आ गया, यानी बर्गर की तरह एडिशनल इंफॉर्मेशन को मिक्स कर दिया, तो उसे क्या समझना है? पार्ट ऑफ फाइनेंशियल। और जब जो चीज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी उसे हमने वेरीफाई करना है। लेकिन अगर उसको एंड पे शो करवा दिया, अगर कोई रेफरेंस था उसको खत्म कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसका रेफरेंस ही कोई नहीं, ताल्लुक ही नहीं, खत्म कर दिया, उसको एंड पे कर दिया, जैसे कि कोई अपेंडिक्स वगैरह एंड पे कर देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्लियरली लिख लिया अनऑडिटेड, उसके ऊपर क्लियरली लिख दिया नॉट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो फिर उसको क्या ट्रीट करना है हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अदर इंफॉर्मेशन। क्या फिर इसको वेरीफाई करना है? नहीं करना। यही कंसेप्ट है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन का। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं भला? एडिशनल इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अपनी मर्जी से दे दे।
जैसे स्टैंडर्ड ने बोला मुझे सिर्फ ये बता दो कि एक्सपोर्ट सेल कितनी है, लोकल सेल कितनी है। हमने कहा हम मजीद भी बताएंगे, क्या लोकल सेल में प्रोविंस वाइज का डिस्क्लोजर भी दे देंगे, वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं एडिशनल। क्या ये प्रोविंस वाइज डिस्क्लोजर हमने वेरीफाई करना है कि इसको क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन। क्यों, ये वो इंफॉर्मेशन है जो रिक्वायर्ड बाय फ्रेमवर्क नहीं थी, मैनेजमेंट ने अपनी मर्जी से दी। अब बड़ा सवाल, इसे वेरीफाई करना है कि नहीं। इसका जवाब क्या है, अगर क्लियरली डिफरेंशिएटेड है तो हमने इसे वेरीफाई नहीं करना, इसको ट्रीट करेंगे ये अदर इंफॉर्मेशन है। अदर इंफॉर्मेशन ही ना वेरीफाई करते, अदर इंफॉर्मेशन पता ना क्या है। और अगर ये पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो फिर हमने इसको वेरीफाई करना है, या क्लियरली इसमें लिखना होता है कि ये अनऑडिटेड है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि ये ऑडिट करना है, फिर हमने डन जी। तो डिफरेंशिएट कैसे करें सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन को, क्रॉस रेफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ रिमूव कर दें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बाहर, यानी वो जहां पे अदर डिस्क्लोज जो है एनालिसिस किए हुए हैं, जहां पे चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट है वहां डिस्क्लोज कर दें, या इसे एंड में ले जाए और लिख दे क्या, अनऑडिटेड। ये अनऑडिटेड वाला पॉइंट चूंकि यहाँ पे कवर हो जाता है, इसलिए यहां से ये इसको उड़ा दें, डिलीट कर दीजिएगा, ये क्रॉस कर दें, ये जरूरी नहीं है। ये आपके कंसेप्ट को ना जरा वैसे ही बढ़ा देगा, समझ गए। फिर से सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कौन सी होती है, नॉट रिक्वायर्ड मैनेजमेंट दे दे। क्या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के बारे में हमारी आरटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसे वेरीफाई करना है कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है तो वेरीफाई करना है, अगर नहीं हिस्सा तो नहीं करना। कैसे पता चलेगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है कि नहीं, एग्जांपल बताएं। अगर उसके ऊपर अनऑडिटेड लिख दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा है, नहीं, वेरीफाई नहीं करना। अगर उसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटा के लिख दिया एंड पे कहीं अलग, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ उसके रेफरेंसेस जो है खत्म कर दिए, फिर भी क्लियर। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन में तो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्या, एडिशनल इंफॉर्मेशन। सम टाइम हम इसको ऑडिट करते हैं, सम टाइम नहीं करते, डिपेंड करता है आपने उसे कैसे प्रेजेंट किया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंटीग्रल पार्ट के अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा वो है एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है कैफ लेवल पे, ठीक है, लेकिन अगेन हम इसको डिस्कस करते हैं। ये एलिमेंट्स है, ये थोड़ा सा जो सर्कल में शो करवाया गया ये क्या है, एलिमेंट है। टाइटल, ऑडिट रिपोर्ट का एक टाइटल होगा। टाइटल क्या होगा कि ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है, ताकि पता चल जाए ये डायरेक्टर रिपोर्ट नहीं है, ताकि पता चल जाए ये चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट नहीं है। एड्रेसी यानी किसके नाम पे रिपोर्ट इशू की जाएगी, किसको एड्रेस की जाएगी रिपोर्ट, जिसके लिए बनाई जा रही है। एड्रेसी कौन है, जिसके लिए ऑडिट बोर्ड बनाई जा रही है। वो ज्यादातर शेयर होल्डर्स होते हैं, पाकिस्तान में शेयर होल्डर को मेंबर बोलते हैं, लेकिन बाज औकात शेयर होल्डर नहीं कुछ और भी होते, जैसे बैंक्स के लिए भी तो ऑडिट होता है, तो उस सूरत में एड्रेसी। बाज औकात मैनेजमेंट भी कहती है सर हमने फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करवानी है, तो एड्रेसी कुछ भी हो सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिट में हमेशा एड्रेसी मेंबर्स होंगे या शेयर होल्डर। नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट में एड्रेसी कोई भी हो सकता है, डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। फिर इसका टाइटल होगा। ये एलिमेंट्स तरतीब से आते हैं, हालांकि तरतीब स्टैंडर्ड ने रिकमेंड नहीं की, स्टैंडर्ड ने सिर्फ ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन की तरतीब दी है कि आपने इनको टॉप पे लिखना है, बाकी पैराग्राफ की तरतीब नहीं है। लेकिन कोशिश करते हैं हम प्रैक्टिकली इसी तरतीब के साथ, एक ट्रेंड सेट हो जाता है ना, ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। ओपिनियन सेक्शन में क्या लिखा होता है कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया है, किस साल का ऑडिट किया, किस कंपनी का ऑडिट किया, वो लिखा। और फिर इसके बाद वही ओपिनियन क्या, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट in our opinion financial statements have been prepared in accordance with IFRS and give true and fair view। ठीक है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये अल्फाज आएंगे, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है तो क्या अल्फाज आएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर फ्रेमवर्क। आगे वाली बात नहीं, आगे वाली बात कौन सी नहीं लिखी हुई, ट्रू एंड फेयर व्यू वाली।
तो ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स में पहले टाइटल होगा, फिर एड्रेसी होगा, फिर ओपिनियन सेक्शन होगा, फिर बेसिस फॉर ओपिनियन होगा। बेसिस फॉर ओपिनियन में हम बताते हैं क्या कि हमने ऑडिट किया किस बेस पे किया, यानी ओपिनियन जो दे रहे हैं, ओपिनियन दे किस बेस पे दे रहे हैं, वे ओपिनियन एविडेंस की बेस पे दे रहे हैं। ओपिनियन इस बेस पे दे रहे हैं कि हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है। ओपिनियन इस बेस पे दे रहे हैं कि हमने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन किया है। बेसिस ऑफ ओपिनियन क्या है, यानी आप ओपिनियन दे रहे हैं किस बुनियाद पे दे रहे हैं, घर बैठ के दे रहे हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, नहीं। किस बेस पे, ऑडिट किया है, एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया है, एविडेंस ऑब्टेन किया है, डन। ये बेसिस ऑफ ओपिनियन सेक्शन भी आ गया। फिर गोइंग कंसर्न आएगा। गोइंग कंसर्न का सेक्शन आता है, ये कभी आता है कभी नहीं आता। ये कब आएगा, कैसे आएगा, अभी सिर्फ आपको नाम बताया जा रहा है। इसका स्टैंडर्ड कौन सा है, ISA 5। अच्छा, जहां जहां लेक्चर के दौरान या नोट्स में किसी स्टैंडर्ड का नंबर लिखा हुआ है ना, आपने उसको याद कर लेना। यानी मैं हो सकता है किसी क्वेश्चन में या क्लास में अचानक अगले लेक्चर में पूछ लूं कि गोइंग कंसर्न वाला स्टैंडर्ड कौन सा था, तो आपने मुझे बताना है कौन से वाला था, 570 के 750, 570, शाबाश। फिर की ऑडिट मैटर भी एक सेक्शन होता है, लेकिन ये लिस्टेड कंपनी के केस में आता है। अनलिस्टेड में अगर लॉ रिक्वायर करे या ऑडिटर जरूरी समझे फिर आता है, वरना नहीं आता। एक ही ऑडिट मैटर याद है ना, लेकिन भूल गया होगा कब इंक्लूड करते हैं, कैसे करते हैं, किन सिचुएशन में इंक्लूड करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ना है। कब पढ़ना है, हमने कहां पढ़ना है, किस स्टैंडर्ड में पढ़ना है, 701 में, 701 में पढ़ना है। की ऑडिट मैटर कहां पढ़ना है, तो मॉडिफाइड ओपिनियन कहां पढ़ना है, 705 में। अगर मॉडिफाइड ओपिनियन 705 में पढ़ना है तो फिर गोइंग कंसर्न की तरह पढ़ना है, ओके। अच्छा, एमसीओ मैटर अदर मैटर भी होता था, देखे बगैर बताना है उधर, 706, शाबाश शाबाश, ठीक है। अच्छा, अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन अजीब चीज है। ये अदर इंफॉर्मेशन पता ना क्या है, ये ये क्या है अदर इंफॉर्मेशन, एनुअल रिपोर्ट के अंदर के अलावा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, जैसे इसकी एग्जांपल क्या है, डायरेक्टर रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू रिपोर्ट, एनालिसिस वगैरह, और भी पता नहीं क्या क्या, ऑपरेटिंग हाइलाइट्स, पिछले सालों में क्या करते रहे हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं, वगैरह वगैरह, लंबी सारे 500 सफ़े यही भरे होते हैं। ये कहना कि हम अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करेंगे, ये भी गलत है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ये कहना कि अदर इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अगर इग्नोर कर देंगे गलती हुई तो हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो हमें कुछ तो करना है। ये भाईजान, इन भाईजान को सीधा भी नहीं कर सकते अगर ये शरारती कर रहे हैं, सीधा भी नहीं कर सकते कि मेरे साथ बैठा है मैं इसको ठीक कर लूं, क्योंकि इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। हमें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करने के लिए लाया गया, अदर इंफॉर्मेशन के लिए नहीं। अदर इंफॉर्मेशन को हम नहीं चेंज करवा सकते जबरदस्ती, फाइनेंशियल में तो फिर भी जोर चल सकता है, किसी हद तक मैनेजमेंट को कह के करवा सकते, अदर चेंज भी नहीं कर, लेकिन इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते कि भाई जो मर्जी करते रहो, तुम मेरे साथ बैठे हो ना, मुझे कोई फर्क नहीं, जो मर्जी करते नहीं। वो अगर कोई गलत हरकतें करेगा तो रेपुटेशन की भी इफेक्ट होगी। जुआ वो खेल रहा होगा, ये साथ में सिर्फ बैठा हुआ है, चाहे पढ़ रहा हो, और छापा जब मारेंगे पकड़ के इसको भी ले जाएंगे। तो ऑडिटर को ये कहना चाहिए कि भैया अदर इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करूंगा, ये भी गलत, जिम्मेदारी नहीं। क्या ऑडिटर ये कहे अदर इंफॉर्मेशन कंप्लीटली इग्नोर कर दूंगा, जो मर्जी तबाही फिरे, ये भी गलत, लायबिलिटी पे डर। तो फिर करना क्या है, ना उसको जिम्मेदारी में शामिल है, ना उसको छोड़कर करना क्या है। इस सवाल का जवाब किस स्टैंडर्ड में मिलेगा, 720। ये सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है, बेसिक कंसेप्ट आसान है, लेकिन आगे टाइप्स निकलती है, और 720 में इसका जिक्र है कि सरसरी तौर पे पढ़ के देख लो, कोई गड़बड़ नजर आए तो मैनेजमेंट से कह दो। लेकिन मैनेजमेंट आगे मानने ना मानने, क्या करना है, ये सारी कहानी फिर आगे 720 में जिक्र है। तो 720 कौन सा स्टैंडर्ड है, अदर। फिर से 700 कौन सा है, स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट। 705 कौन सा, मॉडिफाइड ओपिनियन। 701 की ऑडिट मैटर। 706 एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर। 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। 720 अदर इंफॉर्मेशन। 570 गोइंग कंसर्न। आगे चलते हैं, क्योंकि अब आपने वो नहीं कहना सर चैप्टर 2 में ये पढ़ा था, चैप्टर 5 में, अब क्या कहना भला,
700 में, हाँ सीफैब के स्टूडेंट, और बात करता है ना स्टूडेंट, जुमला बोलता है, उससे पता चल जाए कैफ का स्टूडेंट है कि सीफैब का। स्टैंडर्ड का रेफरेंस जहां आ जाए समझ लें ये सीफैब का स्टूडेंट है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो वही पुरानी बात, क्या वही जो पढ़ते थे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करना, इंटरनल कंट्रोल डिजाइन इंप्लीमेंट करना, ऑडिटर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, और यहाँ पे एक छोटी सी बात उसने एडिशन बताई है, गोइंग कंसर्न को भी असेस करना। असल में रिसेंटली ना गोइंग कंसर्न एक बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है। पहले ये इतना अहम पैराग्राफ नहीं होता था, अब अहम। अब ना जनरल पब्लिक की हमसे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, वो कहते हैं ऑडिटर तुम क्या पास्ट के बारे में बताते रहते हो, पास्ट को छोड़ो फ्यूचर के बारे में बताओ। ओपिनियन देखे किस पे होता है, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे होता है ना, हमारा सारा जोर ओपिनियन पे होता था पहले। और शेयर होल्डर कहता है जो तबाही भी फिरनी थी फिर गई, हमें तो हमारे फायदे की बात तो वो होगी जो आप मुस्तकबिल के बारे में बताओगे। तो गोइंग कंसर्न है फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बताने की कोशिश करना, यानी हमें कह रहे हैं ऑडिटर तुम ऑडिटर हो, तुम आधे नजूमी भी बन जाओ, बताओ हमें अगले 1 साल में क्या होगा, और जो होगा वो अपनी रिपोर्ट में भी लिखो। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो ये गोइंग कंसर्न का जो स्टैंडर्ड है ये आपको बताएगा फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट करना है, ठीक है। लेकिन ये इंसानों की किस्मत को प्रेडिक्ट करना नहीं सिखाएगा, कंपनी की किस्मत को प्रेडिक्ट करना सिखाएगा। और ये सिर्फ एक सवाल का जवाब देता है, कंपनी अगला साल चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, बस। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और ये पूछे बताएं डॉक्टर साहब कि कोई बंदा गया डॉक्टर के पास, कहने लगा बताएं, 3-4 क्वेरीज पूछ रहा है, बताएं कौन सी क्वेरी का डॉक्टर जवाब देगा। डॉक्टर साहब बताएं मेरी नौकरी कब लगेगी, डॉक्टर साहब बताएं रिश्ता कब होगा, डॉक्टर साहब बताएं नया घर कब लूंगा मैं, डॉक्टर साहब मुझे बताएं मैं अगले साल में जिंदा रह पाऊंगा। वैसे तो फ्यूचर हर ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल क्या होगा कोई भी नहीं जानता, लेकिन किसी हद तक कौन से वाले सवाल का जवाब उसके प्रोफेशन में होते वाले जिंदा रह पाऊंगा। वो डॉक्टर कहेगा भैया बाकियों का मेरे को नहीं पता, आ तुम्हारे कुछ टेस्ट वेस्ट करके मैं अंदाजा लगा लेता हूं कि जिंदा रह पाओगे कि नहीं रह। ये है गोइंग कंसर्न में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने कंपनी का फ्यूचर बताना है, लेकिन ये फ्यूचर नहीं बताना प्रॉफिट कितना होगा, कौन सा प्रोजेक्ट जीतेंगे कौन सा हारेंगे, ठीक है, ये नहीं बताना, सिर्फ एक चीज का जवाब देना है, क्या चल पाएगी कि नहीं जाएगी, बस। ये सारा स्टैंडर्ड आपको इसी काबिल बनाएगा, इसी 1 साल का जवाब। कौन सा स्टैंडर्ड बना, फिर ये है मैनेजमेंट की रिस्पांसिबिलिटी सेट करना। ऑडिटर की भी रिस्पांसिबिलिटी है क्या, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करनी है कि फाइनेंस ठीक है कि नहीं, और जो भी उसे फाइंडिंग नजर आई हो कम्युनिकेट करें। इस रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने में वो गोइंग कंसर्न को भी इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ग्रुप ऑडिट। ग्रुप ऑडिट क्या होता है भला, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट। अगर कोई होल्डिंग कंपनी है ना, वो एक नहीं 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं, एक अकेली और एक पूरे ग्रुप की। गैस करें जो होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर होगा वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करेगा कि 2 का, 2। पहले होल्डिंग कंपनी का अलग भी करेगा, कंसोलिडेटेड का भी करेगा। अब कंसोलिडेटेड का जब ऑडिट करते हैं तो उसमें एक इशू राइज होता है, बल्कि कई इशू राइज होते हैं। क्या सारी सब्सिडीज हमें ही ऑडिट करनी चाहिए, कि अगर कोई सब्सिडी किसी और ऑडिट फर्म ने ऑडिट किया है तो उसको यूज कर सकते हैं? क्योंकि असल में जो सब्सिडीज होती हैं कोई दुनिया के किसी मुल्क में, कोई किसी मुल्क में, तो ये कुछ प्रैक्टिकल इशू राइज होते हैं। तो हमारा एक स्टैंडर्ड है जो हमें बताता है कि ग्रुप ऑडिट कैसे करना है। उस स्टैंडर्ड की जो सबसे अहम चीजें हैं वो ये कि अगर आप चाहे तो ग्रुप ऑडिट में किसी सब्सिडी यानी कंपोनेंट सब्सिडरी को क्या नाम दिया गया, कंपोनेंट। अकाउंटिंग में आप बोलते हैं सब्सिडरी, ऑडिट में हम उसे बोलते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट में कंपोनेंट का ऑडिट करने के लिए किसी कंपोनेंट ऑडिटर को एंगेज कर सकते हैं। ये 6 स्टैंडर्ड ने हमें इजाजत दी है, बहुत बड़ी इजाजत है कि आप अपना काम किसी और से भी करवा सकते हैं, ये बहुत बड़ी। लेकिन उस सूरत में क्या करना है आपको, कंपोनेंट ऑडिटर को सुपरवाइज करना है, उसे ये नहीं कहते अपनी मर्जी से काम करो, अपना नॉलेज उसके जहन में फिट करना है। सुपरवाइज करने का मतलब ये, क्योंकि आपको हेड ऑफिस में बैठ के, होल्डिंग के पास बैठ के बहुत सी चीजों का नॉलेज है जो कि उसको नहीं पता होगा, उसको ना। और पूरे ऑडिट की अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसके ऊपर है, ग्रुप ऑडिटर। क्या कोई ऐसा स्टैंडर्ड होगा? अब रिसेंटली आपने देखा होगा एक फिनोमिना है इंटरनेशनल लेवल पे कि जो है ना मर्जर बढ़ रहे हैं,
मर्जर एंड एक्विजिशन जो है ना आज की दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो ये स्टैंडर्ड इसलिए ज़्यादा अहम है प्रैक्टिकली। इसी वजह से, इस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस की वजह से ही आप ये भी देखेंगे कि जो एग्जाम में टेस्टिंग भी इसकी ज़्यादा है। तो क्या कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए जो हमें बताए कि ग्रुप ऑडिट कैसे करें? बता दें कौन सा स्टैंडर्ड है? 600। शाबाश, ये कैसे पता चला? ये तो हमें बताया ही नहीं अभी। कोई बात, बताया था अभी नाम 600। शाबाश, बोले 600, ISA 600। तो ऑडिट रिपोर्ट, अगर ग्रुप ऑडिट का केस है तो फिर ग्रुप ऑडिट वाला पैराग्राफ भी रिपोर्ट के अंदर आएगा। ये सारी चीजें कहां पे आएंगी भला? लोकेशन ऑफ ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी ना, ये वाली सारी, ये तो मैंने ब्रीफली बताई है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लंबी चौड़ी। अकाउंटिंग पॉलिसीज को एवेल्युएट करना है, एस्टिमेट्स को एवेल्युएट करना है, रिस्क असेसमेंट करनी है, इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करना है, ब्ला 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 ब्ला, और भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो सारी रूटीन किया, उनमें कोई काम की चीज नहीं है, सिर्फ एक दफा पढ़ के आगे निपटाएं तो काफी है। चूंकि लंबी चौड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, स्टैंडर्ड कहता है कि आपने ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 में से किसी एक जगह पे शो करवा सकते हैं। रिपोर्ट के अंदर भी शो करवा सकते हैं, रिपोर्ट के साथ अपेंडिक्स के तौर पे भी शो करवा सकते हैं, ताकि रिपोर्ट आपकी शॉर्ट हो जाए। और अपेंडिक्स की बजाय किसी वेबसाइट, रेगुलेटर ने किसी वेबसाइट पे ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, जैसे SCCB की वेबसाइट, कंपनी की नहीं, SCCB की वेबसाइट, उसका रेफरेंस भी दे सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में पहले वाली ऑप्शन ही चलती है कि आप जितनी भी ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे उसमें ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किधर है? यहाँ पे नहीं। क्लियर? तो ये सारा हमारा ऑडिट रिस्पॉन्स, ये जो सारा चल रहा था ना, ये वाला, ये ग्रुप ऑडिट और लोकेशन, ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के ही सब पॉइंट्स हैं। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या? ये देखें, अदर अच्छा, तीन चीजें लिख ले, तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अदर मैटर है ऑडिटर को ये एडिशनल चीज बताना चाह रहा है, अदर मैटर, ये रिपोर्ट में होता है। इसको कैसे ऐड करना है ये बताएगा 706 अदर मैटर। दूसरा है अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन क्या? ये है कोई एडिशनल चीज जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होगी। अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, फर्क समझ रहे हैं? अदर मैटर क्या है? वो एडिशनल चीज जो ऑडिटर दे रहा है अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, वो अदर मैटर है। उसका जिक्र कहां है? 706 में। अदर इंफॉर्मेशन क्या है? वो एडिशनल चीज जो मैनेजमेंट दे रही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इसका जिक्र कहां है? 720 में। अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? वो एडिशनल चीजें जो रेगुलेटर कहता है ऑडिटर को चेक करो वरना छोड़ूंगा नहीं तेरे को। रेगुलेटर SCCP क्या कहता है ऑडिटर को? ये चीजें भी चेक करो वरना तेरे को छोड़ूंगा नहीं। यह है अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ISA शरीफ है। ISA कहता है ऑडिटर को तुम सिर्फ एक चीज चेक कर लो बहुत है, क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लेकिन लोकल रेगुलेटर कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ मेरी 4 चीजें और भी चेक करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की है कि नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन कंफर्मिटी विद बुक्स ऑफ अकाउंट्स है कि नहीं, ड्रॉन अप विद स्टैंडर्ड्स हैं कि नहीं, और इसके अलावा ज़कात प्रॉपरली डिडक्ट की गई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर बिजनेस पर्पस के लिए किए गया कि नहीं किए गए। ये कुछ 4 चीज़ें हैं। प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं, इन्वेस्टमेंट और खर्चे सारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि नहीं, ज़कात डिडक्ट करके डिपॉजिट करवा दिया है कि नहीं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मुताबिक हैं कि नहीं। रेगुलेटर किसने बोला ये? तो जरा बताइए, एक माना लिखा पढ़ा असूल क्या है कि अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड भी कोई काम करने को कहें और लोकल रेगुलेटर भी कहें तो क्या करना है? दोनों करना है। और इवन अगर कन्फ्लिक्ट भी हो ना, अगर तो कन्फ्लिक्ट ना हो तो फिर तो बेहतरीन है। अगर कन्फ्लिक्ट भी हो तो किसकी बात मानते हैं? नेशनल की, लोकल की। लोकल लॉज एंड रेगुलेशन हमेशा प्रिवेल करते हैं। बाकी दुनिया की हर चीज, कंप्यूटर उठा ले, गाड़ी उठा ले, कोई चीज उठा ले, वो इंटरनेशनल बेहतर है चाहे, अगर फर्ज करें। लेकिन लॉ कौन सा बेहतर है? हमेशा लोकल। हमेशा जब कभी कंफ्लिक्ट होगा लोकल लॉ प्रिवेल करेगा।
अदर अगर लॉ ने कहा, एससीसीपी ने कहा, ए ऑडिटर स्टैट्यूटरी ऑडिट करोगे तो 4 चीजें ये भी चेक करनी है, हम चेक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो बताइए उन्हें अपनी ऑडिट रिपोर्ट के साथ मिक्स कर दे कि उनका अलग से सेक्शन बनाएं, अलग से। और इसकी रीजन उन्हें अलग से सेक्शन क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये वाली चीजों का यूजर एक ही है, कौन? रेगुलेटर। बाकी चीजों का यूजर कौन है? शेयर होल्डर। इस रिपोर्ट के इस हिस्से का यूजर एक ही है, वो कौन? ये रिपोर्ट का हिस्सा हम किस लिए बनाते हैं भला? रेगुलेटर के लिए सिर्फ। इसलिए इसको अलग से हेडिंग दी जाती है। स्टैंडर्ड कहते हैं इसकी हेडिंग देके इसको अलग करो। समझ आ गया? इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि ये रेगुलेटर, ये कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनीज एक्ट में आपने पढ़ा होगा कि ये ऑडिटर की ड्यूटीज में शामिल है कि उसने ये ओपिनियंस देने हैं। ये किसी स्टैंडर्ड में नहीं लिखा हुआ। तो 3 अदर समझ आ गया रिपोर्ट में? अदर मैटर, अदर इंफॉर्मेशन, अदर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। ओके। नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा जाएगा। लिस्टेड कंपनी के केस में एंगेजमेंट पार्टनर का नाम लिखा है, अनलिस्टेड केस में रिक्वायर्ड नहीं है। पाकिस्तान में ऑडिट करने के लिए आईकैप के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ता है कंपनीज का ऑडिट करने के लिए। आईकैप के साथ जब आप रजिस्टर होते हैं ना, एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं, शायद आपको पता ही होगी। तो चाहे आप सोल प्रोप्राइटर हैं चाहे पार्टनरशिप हैं, दोनों सूरतों में आपको कहा जाएगा फर्म। दोनों सूरतों में क्या कहा जाएगा? चाहे सोल प्रोप्राइटर है चाहे पार्टनरशिप। हालांकि मुमकिन तौर पे फर्म का नाम पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि फर्म का नाम हम पार्टनरशिप के लिए इसमें बोलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में ये हमारे सीए प्रोफेशन में क्या है, अगर सोल प्रोप्राइटर भी हो तो क्या बोला जाता है? फर्म। फर्म विद सिंगल पार्टनर, ये भी आप सुनेंगे। हालांकि सिंगल पार्टनर को सिंगल पार्टनर कहना ही टेक्निक लीगली गलत लगता है, लेकिन है टर्म बोली जाती है। तो वो ये कहता है भैया कि सवाल क्या है? सवाल बिल्कुल सिंपल है। अगर ऑडिट रिपोर्ट साइन की, किसी के साइन होने चाहिए ना, बिल्कुल, तो क्या सिर्फ फर्म का नाम आना चाहिए? क्योंकि टेक्निकली ऑडिटर इंडिविजुअल नहीं होता, टेक्निकली ऑडिटर वो फर्म होती है जो पॉइंट हुई है। ये फर्क समझे? आपने चाहे सब्जेक्ट मेरे टीचर से पढ़ना है, लेकिन लीगली आप डायरेक्टली टीचर के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है। किसके कस्टमर है? कॉलेज के। तो चाहे प्रैक्टिकली पार्टनर ऑडिट कर रहा होता है, लेकिन ऑडिटर असल में लीगली कौन है बोला? फर्म। सवाल यह है कि फर्म के नाम से साइन होंगे कि ये फर्म ऑडिटर थी, पार्टनर का नाम लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा, ये सवाल है। इसका जवाब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ये देते हैं कि ये प्रैक्टिस कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, ये कंट्री पे डिपेंड करता है, छोड़ दो कंट्री पे। तीनों तरह की प्रैक्टिसेस हैं। क्या? कुछ जगहों पे पार्टनर का नाम लिखा जाता है सिर्फ, कुछ जगहों पे सिर्फ फर्म का नाम लिखा जाएगा, कुछ जगहों पे दोनों लिखे जाएंगे। छोड़। अब ये तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ने बोल दिया। पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है? अगर सोल प्रोप्राइटर है तो सिर्फ फर्म के नाम से साइन करो, खत्म कहानी। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो दोनों लिखो। फर्म का नाम साइन भी, साइन फर्म के नाम से होंगे, लेकिन एंगेजमेंट पार्टनर का नाम भी लिखना है। ठीक है? फिर ऑडिटर का एड्रेस होगा यानी सिटी नेम, ऑडिट रिपोर्ट लिखी जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट की डेट, कि किस डेट को ऑडिट रिपोर्ट साइन हुई है, फाइनल हुई है। जब सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो गई, कंप्लीट होगी, तभी ऑडिट रिपोर्ट साइन होगी ना। यानी व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड, और इसके बाद लिख ले आगे एंड वेरीफाइड। साइन कब किया जाएगा? व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड एंड वेरीफाइड। ठीक है? आखिरी सवाल, अगर लॉ ने, छोटा सा सवाल है ट्विस्ट, एंड पे जाते जाते छोटा सा ट्विस्ट उसने दे दिया। हम जो ISA 700 ने हमें क्या ऑडिट रिपोर्ट का, देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप प्रिपेयर करते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट दिया है। हमारे जमाने में होता था IS 1, स्टैंडर्ड ने फॉर्मेट दिया है ना रिपोर्ट का।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट होना चाहिए कि नहीं है? कहां है भला? 700 में। लेकिन हालांकि स्टैंडर्ड ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट दिया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में स्टैंडर्ड वाला फॉर्मेट नहीं फॉलो होता फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कौन सा होता है? बेहतरीन कंपनीज एक्ट 4 शेड्यूल 5 शेड्यूल जो बोल। उसी तरह मुझे बताइए, सेम एग्जांपल को सामने रख के बताना है, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड ने दिया है, लेकिन अगर एससीसीपी ने भी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दे दिया है तो फॉलो आईसीसीपी वाला होगा, ये पता है मेरे को। सवाल ये नहीं पूछ रहा, सवाल पता क्या पूछ रहा हूं, क्या एससीसीपी का फॉर्मेट इस्तेमाल करके हम ये लिख सकते हैं कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसएस? खा गए मार। आप कह रहे हैं नहीं कि लिख सकते, आपने स्ट्रेट आंसर दिया कर सकते हैं, ये भी गलत। डिपेंड करता है। स्टैंडर्ड कहता है, सुनिएगा जरा, अब आप कहेंगे सर ये वाकई सीधी बात थी। स्टैंडर्ड कहता है अगर तो आपके लोकल रेगुलेटर ने एक रिपोर्ट का फॉर्मेट दिया है जो डिफरेंट है हमारे वाले फॉर्मेट से, तो ये तो पक्की बात है कि आपने रेगुलेटर वाला फॉर्मेट फॉलो करना है। लेकिन उस फॉर्मेट के अंदर आप ये आईएसए की कंप्लायंस शो कर सकते हैं कि नहीं, ये डिपेंड करता है। अगर तो उस फॉर्मेट में हमारे सारे एलिमेंट्स जो अभी हमने आपको बताए हैं ये सारे शामिल हैं, तो फिर आप ये लिख दे, फिर चाहे 50 एलिमेंट आ जाए, फिक्र नहीं है, क्योंकि हमारी बात तो पूरी हो गई। फॉर्मेट डिफरेंट है, कन्फ्लिक्टिंग नहीं है, डिफरेंट है। तो कहते हैं फिर फॉर्मेट उसका यूज कर लो और ये भी लिख दो क्या हमने आईएसएस के मुताबिक है। लेकिन अगर हमारा कोई आपने एलिमेंट मिस किया या कोई अहम लफ्ज बदल दिया, फिर नहीं। जैसे हमने कहा ओपिनियन के साथ बेसिस ओपिनियन भी देना है, रेगुलेटर ने कहा बेसिस ओपिनियन नहीं आएगा, तो फॉर्मेट हम कौन सा यूज करेंगे? तो फिर ये लिखेंगे क्या हमने आईएसए, क्योंकि आईएसए का एलिमेंट है, या आईएसए कहता है कि भैया आपने अश्योरेंस प्रोवाइड करनी है रीजनेबल, एलिमेंट सारे वही हैं, लेकिन लॉ कहता है भैया आप लफ्ज इस्तेमाल कर लें मैक्सिमम एश्योरेंस। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, एम्बिग्युइटी आ गई, टेक्निकल टर्म्स फर्क आ गई, वो टर्म जो हमारे प्रोफेशन की जान है जब वो बदल गई तो क्या फिर ये क्या, या उसने कहा एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिखो, स्टैंडर्ड कहता है फॉर्मेट फिर वो फॉलो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा, रेगुलेटर की ना मान के जेल थोड़ी भेजेंगे आपको, मानो उसकी, लेकिन फिर मेरा नाम ना लेना क्योंकि मेरी नहीं मानी तुमने। बेसमझ आ गया रिपोर्ट प्रेस्क्राइब्ड वाला? हाँ। तो ये था हमारा आईएसए 700। अब सिर्फ एक चीज रह गई, क्या भाई? ज़बानी कलामी तो बहुत डिस्कस कर लिया हमने कि ऑडिट रिपोर्ट में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, तो ऑडिट रिपोर्ट कोई देख ना ली जाए, क्या कहते हैं आप एक दफा पढ़ ना लें, क्या कहते हैं? कौन सा सफा था? 300 कुछ था, 306 था। आ जाओ भाई, सिर्फ आपको ये बताना है कि क्या ये उसी तरीके से रिपोर्ट्स बन रही है जिस तरीके से हमने पढ़ा है। देखिए सबसे पहले ये इंडिपेंडेंट, ये क्या है भला? नहीं ये रिव्यू रिपोर्ट वो किसी और की चीज थी, वो अलग है। टाइटल ये क्या है? टू दी मेंबर्स, ये है रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये उसने टाइटल दिया कि भैया ये मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये कौन सा पैराग्राफ है? पढ़ा था, आता है। फिर इसके बाद अगला बेसिस फॉर ओपिनियन, ये भी पढ़ा था। की ऑर्डर मैटर, ये भी पढ़ा था। ये डिटेल हमने कहाँ सीखनी है? ये 701 में। फिर इसका इंफॉर्मेशन अदर देन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसोलिडेटेड एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन अदर देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिट रिपोर्ट, ये किस चीज का नाम ले रहा है? अदर इंफॉर्मेशन, इसके बारे में भी पढ़ा था, वो बताया। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पैराग्राफ आ गया, ये भी पढ़ा था। ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पैराग्राफ आ गया, ये भी पढ़ा था। और ये लंबी चौड़ी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, लंबी चौड़ी थी, इसलिए उसने आपको 3 ऑप्शन दिया है, चाहे रिपोर्ट में फिट कर लो, चाहे पेंडेक्स में कर लो, चाहे वेबसाइट पे। कहाँ? चाहे रिपोर्ट में, चाहे पेंडेक्स, चाहे वेबसाइट। रिपोर्ट, पेंडेक्स, वेबसाइट, रिपोर्ट, पेंडेक्स, वेबसाइट। पाकिस्तान में क्या प्रैक्टिस है? रिपोर्ट में। और ये क्या है? रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेट।
ये किस लिए दी गई है? रेगुलेटर के लिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल में ड्रॉन अप इन कंफर्मिटी विद कंपनीज एक्ट है, इन्वेस्टमेंट हो जब बिजनेस के लिए ज़कात डिडक्ट कर ली। अच्छा ये क्या है? ये फर्म के सिग्नेचर हैं जिसने ऑडिट किया है कि पार्टनर का के पर्सनल सिग्नेचर है कि ये पार्टनर नहीं है लेकिन फर्म के नाम से की। तो पाकिस्तान में प्रैक्टिस क्या है, जब फर्म होगी यानी मल्टीपल पार्टनर्स होंगे तो क्या करना है, साइन फर्म के नाम से होंगे लेकिन पार्टनर का नाम आ रहा है कहीं, ये आफ्ताब है। फिर ये लोकेशन इस्लामाबाद, फिर डेट, किस डेट को रिपोर्ट साइन हुई है, ये यूडीआईएन है। ये यूडीआईएन क्या है, ये है गालबन यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यूनिक डॉक्यूमेंट्स, यूडीआईएन। जरा देखें सर्च हमारे गूगल पे यूडीआईएन क्या है। ये कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। समटाइम यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये कंसेप्ट ये है, ये एक तरह से ना डिजिटल ठप्पा है, फिंगरप्रिंट है डिजिटल, कि ये रिपोर्ट जेन्युइन है। यानी पहले क्या होता था, पहले ये यूडीआई नहीं होता ना तो कोई भी आपको पता है 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाना कौन सा मुश्किल है। पाकिस्तान में शनाख्ती कार्ड जाली बन जाते हैं तो ऑडिट रिपोर्ट जाली नहीं बन जाते, तो इसकी ऑथेंटिसिटी को कंफर्म करना मुश्किल होता था। बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में तो पता होता था, वो वेरीफाई भी कर लेते, लेकिन छोटे छोटे बहुत से क्लाइंट्स से ऑडिट रिपोर्ट तो 2 नंबर ही होते थे। तो उससे बचने के लिए उन्होंने क्या किया, ये नंबर लिखा है, आप आईकैप की वेबसाइट पे जाके ये नंबर डालें, कंफर्म कर लेंगे जेन्युइन है कि नहीं, ये रिपोर्ट जेन्युइन है कि नहीं कंफर्म कर सकते हैं। जैसे होता है ना प्रॉपर्टी कार्ड में भी है, जब आप अब पहले नहीं होता था, अब क्या होता है वो क्यूआर कोड भी होता है और वो नंबर लिखा होता है। आप प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में जाके उधर देख ले भैया ये प्रॉपर्टी सरकारी खाते में किसके नाम पर, कहीं है जो आपको जो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट दिए गए 2 नंबर तो नहीं है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करनी चाहिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। तो उसी तरह ये भी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के लिए है यूडीआईएन नंबर। ये 20 डिजिट होते हैं मेरा हाल है, 20, 1 2 3 4 5 6 नहीं ज़्यादा है, पता नहीं कितने हैं, 20 है ना ये AR 2020, हाँ बस ठीक, जितने भी हो बहरहाल कंसेप्ट ये है, यूडीआईएन का कंसेप्ट समझ आ गया आपको, चलिए ओके। लेकिन ये स्टैंडर्ड ने इसको रिक्वायर नहीं किया, ये पाकिस्तान में आईकैप की तरफ से रिक्वायरमेंट है, इंडिया में भी आई, और भी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में है कुछ से नहीं। यूएसए में एक रिक्वायरमेंट और भी है कि जो ऑडिटर है ना एंगेजमेंट पार्टनर, वो अपने नाम के साथ अपना जो लाइसेंस नंबर है ना, लाइसेंस या सूट समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी लिखता है। पाकिस्तान में रिक्वायर्ड नहीं है। तो आईएसएस के अलावा भी कुछ एलिमेंट्स आप कंट्री टू कंट्री रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन कम अज कम आईएसए वाले एलिमेंट्स जरूर होने चाहिए। डन जी, क्लियर हो गया। ये था आईएसए 700, तकरीबन सारे कंसेप्ट्स मैंने आपको समझा। अब आप चाहें तो आईएसए 700 डाउनलोड के पढ़ भी सकते हैं, मैं 3 4 5 6 घंटे लगाने के बाद आपको पता चलेगा लगभग वही चीज़ें हैं। पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ज़रूरी क्या है, ये ग्रुप में शेयर कर दिया आपने, ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। माइंड मैप्स हम एक गूगल ड्राइव पे भी शेयर करते रहेंगे, सेंट्रल प्लेस पे सारे मिल जाएंगे, आपने भी अपने पास साथ साथ डाउनलोड करते रहने हैं। चाहे तो इन्हीं से रिवीजन करते रहें, चाहे अपने हाथ से बना लें, इन्हीं को अपने हाथ से बना लें। अपने हाथ से बनी चीज़ रिवाइज करना जल्दी बहुत जेहन में बैठ जाती है। बहरहाल इनको भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और जो बाकी चीज़, अब हमारी क्लास होगी हफ्ते में 3 दिन, आज बुध है तो अगली क्लास कब होगी भला, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होगी, ठीक है। कभी कभार ऐसा होगा कि किसी वजह से अगर मुझे महसूस हुआ ना, मतलब कभी थका होता है इंसान को, कोई बर्डन ज़्यादा होता है, ख़ासतौर पे ना ये कैफ का लास्ट 2 हफ्ते चल रहे हैं, इन 3 हफ्ते इनमें बर्डन ज़्यादा होता है, तो शायद मैं कभी कभार छुट्टी की अनाउंसमेंट कर दूं। उम्मीद है करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कभी बर्डन की वजह से कर दूं। तो आपने कोशिश करनी है कि आने से पहले ना एक दफ़ा, जब भी फर्म से निकले, घर से निकले, एक दफ़ा ग्रुप को चेक कर लें, क्योंकि अगर मैंने छुट्टी करनी हुई ना तो 3 बजे से पहले मैसेज कर दिया करूँगा, ठीक है। और फिर उसका कोई अल्टरनेट करना पड़ेगा हमें, यानी हफ्ते में 3 क्लासेस तो करनी है ना, तो फिर अगले दिन या कुछ और देख लेंगे उसका अरेंजमेंट। उम्मीद है वैसे होगा नहीं, लेकिन एहतियातन बता रहा हूँ कि जब भी आएँ आने से पहले एक रूटीन बना ले कि 3 ग्रुप में मैसेज ज़रूर देख लें, ठीक है, कि है कि नहीं। फिजिकल वाले स्टूडेंट, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनको लेक्चर मिल जाना। वैसे हम अगर छुट्टी करूँ मैं दोनों ग्रुप से मैसेज डालता होता हूँ, लेकिन आप देख लीजिए। डन जी। हाँ, अब क्या है, मैंने आपको सिर्फ ये अभी दिया है,
अब वीकेंड से पहले पहले, क्योंकि अमूमी तौर पे आप लोग पढ़ते हैं जुम्मा, हफ्ता और इतवार, तो जुम्मे की शाम तक मैंने आपको नोट्स भी देने हैं 700 के, 700 का प्रैक्टिस सेट भी देना है, ऑनलाइन क्विज भी देना है और इसका टेस्ट सेशन भी देना है, ठीक है। तो और नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा सेम डे ही आपको अवेलेबल हो जाए, ठीक है, बल्कि ये भी कोशिश करूँगा कल तक चीज़ें अवेलेबल हो जाए, लेकिन कमिटमेंट मेरी जुम्मे की है, ठीक है, यानी परसों की, ऐसे ही है। चलिए ठीक, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। ठीक जी। जैसे रेगुलेटर ने मैक्सिमम एश्योरेंस दी थी, कहा था कि मैक्सिमम एश्योरेंस देनी है, अगर हम एडिशनल डिस्क्लोजर देके कॉन्फ्लिक्ट खत्म कर दें, अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देके कन्फ्लिक्ट खत्म कर दे, देखें कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज़ नहीं करता, जो उसकी की आइटम्स है ना, इसके ऊपर स्टैंडर्ड कंप्रोमाइज़ नहीं करता। वो अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो मिसलीडिंग है, और अभी हमारी जजमेंट पे डिपेंड करता है, अगर एडिशनल डिस्क्लोजर देने से वो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ख़त्म हो जाती है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इसको पसंद नहीं करता, ठीक है, पसंद नहीं करता, लेकिन फिर कर सकते हैं कि ठीक है हमने ISA को कंप्लाई कर लिया। क्लियर जी। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।